नमस्कार। यूपी पीसीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे वो GS 5 और GS 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही पेपर्स में लैंड रिफॉर्म्स सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पर जब हम GS 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के कंटेक्स में, और GS 5 में लैंड रिफॉर्म्स यूपी के कंटेक्स में। तो हम दोनों ही को लेके यहाँ पर चलते हैं। उसको खत्म करने के बाद इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेंगे, और इसके साथ ही साथ जो भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बेसिक बातें पढ़ ली हैं। जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो हम लोगों ने देखा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सरकार ने क्या क्या किया वो हम लोगों ने देखा था। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि 5 ईयर प्लान्स ने लैंड रिफॉर्म्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था भूदान, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामदान, और उसके बाद हम लोग आए थे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में जो लैंड रिफॉर्म्स है उनकी स्टेजेस कौन कौन सी थी। ठीक, ये जो स्टेजेस हैं वो यूपी के कंटेक्स्ट में भी वही हैं, और अगर हम पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो भी हमारे पास वही रहेंगी। हम लोगों ने देखा था कि जो लैंड रिफॉर्म्स की जो स्टेजेस थी हमारे पास वो कौन कौन सी थी। तो वहां पर एक जमींदारी सिस्टम था, काश्तकारी था। ठीक, जो लैंड सीलिंग की स्टेज थी वो आई थी, उसके अलावा कंसोलिडेशन की स्टेज थी, और ऐसे करके कई सारे स्टेजेस हम लोगों ने 6-7 स्टेजेस देखी थी जिनको हमको एक एक करके पढ़ना था। इसमें जमींदारी उन्मूलन वाला पार्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में ही कवर कर लिया था, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड स्टेज में आएंगे। और सेकंड स्टेज हमारे पास थी टेनेंसी रिफॉर्म, या हिंदी में बोले इसको तो क्या बोलते हैं, काश्तकारी सुधार। ये हमारे पास लैंड रिफॉर्म का सेकंड स्टेज है। ठीक, जब हम काश्तकारी सुधार की या टेनेंसी रिफॉर्म की बात करते हैं तो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये काश्तकारी जो सुधार है या जो टेनेंसी रिफॉर्म है बेसिकली है क्या। अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करें तो जैसे शहरों में लोग मकान मालिक का घर किराए पर लेकर रहते हैं और बदले में हर महीने उसको पैसा देते रहते हैं, वैसे गांवों में जमीन का मालिक कोई और है और खेत जोतने वाला, उसमें मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला कोई और है। ठीक, तो जब कोई गरीब किसान अपनी खुद की जमीन पर नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर खेती करता है और बदले में अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा, जिसको हम बटाई बोलते हैं, या नगद पैसा जिसको हम लगान बोलते हैं, उस जमीन के मालिक को देता है, तो उस पूरी सिस्टम को काश्तकारी या टेनेंसी कहा जाता है। काश्तकारी से अगर उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए टेनेंसी लिखा है। टेनेंसी जो शब्द बना है वो टेनेंट से बना है, और टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। वह व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे की जमीन को किराए पर लेकर उस पर खेती कर रहा है, उसको टेनेंट बोला जाता है, और हिंदी में इसको काश्तकार बोला जाता है। ठीक, जिसकी जमीन है उसको भूमि स्वामी या भूस्वामी बोला जाता है। ठीक, अब ये जो किराया दे रहा है ये किराया फसल के हिस्से के रूप में अगर है तो उसको बटाई बोलते हैं, और नगद में है तो उसको लगान बोला जा सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, रिफॉर्म की जरूरत टेनेंसी में, काश्तकारी में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, आजादी से पहले की बात करें, तो इन काश्तकारों की जो सिचुएशन थी वो बड़ी खराब थी। जमींदार जो था वो उसका जब भी मन करता था इन्हें जमीन से बेदखल कर देता था, एविक्ट कर देता था और भगा देता था। यहाँ पर जो उससे हिस्सा लिया जाता था लगान के रूप में या फसल के हिस्से के रूप में वो भी बहुत ज्यादा लिया जाता था। 50% से 70% हिस्सा जमींदार खुद ले लेता था। ठीक, तो इन गरीब किसानों को जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सरकार जो कानून लेकर आई उन कानूनों को ही काश्तकारी सुधार कहा जाता है। ठीक, और हम लोगों ने कुमारप्पा कमेटी की बात की थी, और कुमारप्पा कमेटी में हम लोगों ने देखा था कि उसने रिकमेंडेशन दी थी कि लैंड टू द एक्चुअल टिलर, यानी कि जो वहां पर जमीन पर खेती कर रहा है, जो जमीन पर मेहनत कर रहा है, जमीन उसकी ही होनी चाहिए। ठीक, हम लोगों ने शुरुआत में ही काश्तकारी सुधारों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखा था, और वहां पर उन्होंने 3S मॉडल की बात की थी। ठीक है, इस 3S मॉडल में हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था, सेटल्ड या फेयर रेंट था, और इसके साथ ही साथ जो तीसरा एस था वो हमारे पास था, वो था सरेंडर से प्रोटेक्शन। ठीक, तो ये 3S हमारे पास थे। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया, कानून बनाया गया कि जमींदार अब अपनी मर्जी से किसी काश्तकार को खेत से बेदखल करके नहीं भगा सकता।
अगर कोई काश्तकार कई सालों से खेत जोत रहा है तो वो खेत उसी काश्तकार का माना जाएगा। सेटल्ड या फेयर रेंट की बात अगर करें तो सरकार ने यहाँ पर तय कर दिया कि जमींदार जो है फसल का 50 या 70% हिस्सा लूट के रूप में नहीं ले सकता, मनमाना लगान नहीं ले सकता। लगान की अधिकतम सीमा यहाँ पर डिसाइड करी गई, जो जनरली उपज का 1/4 यानी कि 25% तय करी गई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ओनरशिप राइट दिए गए। जो किसान पीढ़ियों से दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहे थे, काश्तकारी सुधारों ने उन्हें सीधा जमीन का मालिक बना दिया, यानी कि सीरदार और भूमिधर बना दिया। अब याद करिए, हम लोगों ने देखा था कि जो 46 कैटेगरीज थी यहाँ पर, उनको घटाकर 4 कैटेगरीज बनाई गई थी, जिनमें भूमिधर था, सीरदार था, आसामी था। ठीक, तो यहाँ पर जो जमीन का खेती करने वाला है, जो काश्तकार है, उसको क्या बना दिया गया, सीधे सीरदार और भूमिधर बना दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास काश्तकारी क्या होती है, काश्तकारी सुधारों का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यूपी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में काश्तकारी सुधारों का जो मेन स्ट्रक्चर है, वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जमीन में मेहनत कर रहा है, जो जमीन पर पसीना बहा रहा है, जो काश्तकार है, जो वास्तविक रूप से खेती कर रहा है, जिसको हम टेनेंट या बटाईदार भी बोल सकते हैं, उसके और लैंड लॉर्ड्स के बीच में, जो भूमि के असली मालिक है, उनके बीच के संबंधों को रेगुलेट और सुरक्षित करने के लिए इसको तैयार किया गया था। इन ये जो रिलेशंस एस्टेब्लिश यहाँ पर हो रहे हैं, जो रिफॉर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कॉलोनियल एरा से, अंग्रेजों के समय से जो एक एक इनफॉर्मल और एक ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट का जो सिस्टम चला आ रहा था, एक मौखिक पट्टेदारी का जो सिस्टम चला आ रहा था, उसकी वजह से किसानों के अंदर जो इनसिक्योरिटी थी और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको जड़ से खत्म करना। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने क्या टर्म इस्तेमाल किया है, अनौपचारिक और मौखिक पट्टेदारी, यानी कि इनफॉर्मल और ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट्स होते थे। कुछ भी लिखित में नहीं होता था, और यही वजह होती थी कि जो जमींदार होता था वो जब चाहे किसान को, काश्तकार को अपनी जमीन से बेदखल कर देता था। ठीक, क्लियर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कॉलोनियल एरा था, यहाँ पर जमींदार जानबूझकर किसानों के साथ कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करता था, लिखित समझौता नहीं करता था। इससे किसान का जो नाम होता था वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं हो पाता था कि जमीन पर वास्तविक रूप से खेती करने वाला व्यक्ति कौन है और जमीन का मालिक कौन है, खतौनी में दर्ज नहीं हो पाता था। और वो पूरी तरीके से इसी वजह से जमींदार के दया पर निर्भर होकर टेनेंट एट विल बनकर रह जाता था। जो काश्तकारी सुधार है, उसने इसी चीज को सुधारने का काम किया। दूसरी चीज, जहां पर इनसिक्योरिटी की बात मैंने कही, जब तक किसान के मन में ये डर रहता है कि उसे अगली फसल से पहले कभी भी खेत से निकाल दिया जाएगा, उसको बेदखल कर दिया जाएगा, तब तक वो जमीन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि वो जमीन का मालिक भी नहीं है। और इसको ये भी नहीं पता कि कब उसको जमीन से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, तो वो क्यों वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, वो क्यों वहां पर कोई इनोवेशन लेकर आएगा, ना तो वहां पर कुआं खोदेगा, ना अच्छी खाद डालेगा। वो भी इसी तरीके से काम करेगा। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती थी। तो जब ये टेनेंसी रिफॉर्म्स आए तो इन्होंने जो ये ओरल लीज एग्रीमेंट्स होते थे, इनको खत्म करके जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया, जो अल्टीमेटली जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण भी बना, क्योंकि अब उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आ गई है। उनको ये पता है कि हमको अपनी मर्जी से कभी भी नहीं बेदखल किया जा सकता। तो वो वहां पर अब इंटरेस्ट लेते हैं, इनोवेशंस में इंटरेस्ट लेने लगे, किसमें, इन्वेस्टमेंट में, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो एक्चुअल टिलर ऑफ द लैंड है, जो वास्तविक खेती करने वाला है, जो जमींदार है, उनके बीच के इनफॉर्मल और एक्सप्लॉइटेटिव जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको खत्म कर कर 3S वाला मॉडल वहां पर इंट्रोड्यूस करना। 3S वाला मॉडल हम लोगों ने बात की थी, क्या थी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक। दूसरा एस किस बारे में बात कर रहा है, दूसरा एस बात कर रहा है स्टेबल और फेयर रेंट। और तीसरा एस जो है वो बात कर रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सरेंडर। एक एक करके इनको भी हम लोग अभी समझेंगे, देखेंगे। ठीक, अब ये
लैंड रिफॉर्म का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। जमींदारी एबोलिशन में हम लोगों ने देखा था कि जमींदारों को हटाया गया, मिडिलमैन को हटाया गया, और यहाँ पर वास्तविक किसानों को बचाया जा रहा है, वास्तविक किसानों को अधिकार दिए जा रहे हैं, वो किसान जो असल में जमीन में पसीना बहा रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या क्या, यहाँ पर पहला काम जो है वो क्या किया गया, पहला काम यहाँ पर किया गया, जो सबसे पहला काम यहाँ पर है वो है रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड ऑक्यूपेंसी राइट्स। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो ये क्या है, लगान का विनियमन किया गया। और ऑक्यूपेंसी राइट को हिंदी में बोलते हैं अधिभोग अधिकार। कब्जा भी बोल सकते हैं, वो दिया गया। ठीक। 1950 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो जब जमींदारी एबोलिशन नहीं हुआ था तो जमींदारों के द्वारा जो लगान लिया जा रहा था वो बहुत ज्यादा शोषणकारी होता था। हम लोगों ने देखा 50 से 70% तक लगान वो लोग लेते थे, जिससे कि किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। ना तो अपने जीवन निर्वाह के लिए बचता था, ना तो सब्सिस्टेंस के लिए कुछ बचता था, और ना ही इतना बचता था कि वो खेतों में री इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। तो कुछ भी उनके पास नहीं बच रहा था। तो ये क्या किया, रेगुलेशन ऑफ रेंट और ऑक्यूपेंसी राइट किया गया। इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, इसमें किया गया लगान का निर्धारण किया गया। लगान का निर्धारण का मतलब क्या हो गया कि अपनी मनमर्जी से किसी भी सीमा तक आप लगान नहीं ले सकते हैं। लगान कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो फेयर रेंट का फिक्सेशन किया गया। ठीक। फेयर रेंट का फिक्सेशन यहां पर किया गया। कैसे किया गया, तो जो यूपी जेडएलआर एक्ट आया था 1950 में, यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स या लैंड रेगुलेशन एक्ट जो आया था, और उसके बाद जो उसमें अमेंडमेंट्स हुए, उन्होंने लगान को बहुत सख्ती से रेगुलेट करने का काम किया। ये तय किया गया कि जो लगान होगा वो उस जमीन से होने वाले टोटल रेवेन्यू या उस जमीन से होने वाली टोटल प्रोडक्शन के एक निश्चित जो है मल्टीप्लायर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक। या एक निश्चित परसेंटेज के से ज्यादा नहीं हो सकता है। लगान उपज या राजस्व के एक निश्चित गुणक या परसेंटेज से ज्यादा नहीं हो सकता। ये यहां पर डिसाइड किया गया। जनरली यहां पर जो अमाउंट फिक्स किया गया, जो परसेंटेज या गुणक फिक्स किया गया, वो 1/4, या क्या बोल लें 25%। ठीक। कहीं कहीं 1/5 या 20% भी रखा गया। इससे ज्यादा लगान अब कोई भी अपनी जमीन पर नहीं ले सकता। अब ये एक स्टैट्यूटरी लिमिट लग गई, और इस स्टैट्यूटरी लिमिट ने, इस वैधानिक सीमा ने किसानों को जो उनकी बर्बादी होती थी आर्थिक रूप से, उससे बचाया। जब किसानों के पास अपनी उपज का सरप्लस बचने लगा, पहले तो बचता ही नहीं था, 50 to 70% तो जमींदार ले गया, और लागत निकालने के बाद कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक लिमिट लगा दी गई कि 25 से या 20% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो बाकी जो बचा वो उनका हुआ, और ये जब सरप्लस बचने लगा तो जो रूरल यूपी में जो पॉवर्टी थी उसमें भी कमी आई, और खेत में और खेती में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, बीज के रूप में, खाद के रूप में पैसा इस्तेमाल किया जाने लगा, कुएं बनाए जाने लगे, और भी जो जमीन का समतलीकरण है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लेना जो है वो शुरू किया। ठीक। दूसरा यहाँ पर टर्म था ऑक्यूपेंसी राइट। ठीक। यहाँ पर इन काश्तकारों को दिया गया लीगल रिकॉग्निशन, और लैंड रिकॉर्ड्स में उनके नामों को एंटर करने की शुरुआत हुई। तो अगला है लीगल रिकॉग्निशन, दिया गया, विधिक पहचान दी गई, विधिक मान्यता दी गई, और
खतौनी में नाम उनका आया, लैंड रिकॉर्ड्स में उनका नाम इंक्लूड किया गया। अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि मौखिक होता था, अब लिखित में होगा, लिखित में होगा तो रिकॉर्ड्स में नाम आएगा। ठीक, यानी कि विधिक मान्यता व खतौनी में नाम। ठीक, यहाँ पर ये प्रोविजन डाला गया कि जो किसान एक एक निश्चित समय से, एक निश्चित अवधि से लगातार जमीन में जुताई कर रहे हैं, जमीन में खेती कर रहे हैं, तो उन्हें ऑफिशियली फॉर्मल तरीके से ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक, और इन राइट्स को, इन अधिकारों को सीधे सरकारी दस्तावेज यानी कि खतौनी में भी दर्ज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और साथ साथ लीगल चेंज था। खतौनी में नाम दर्ज होने का मतलब यह था कि किसान अब जमींदार की दया पर निर्भर नहीं रहेगा, वो टेनेंट एट विल नहीं रहेगा। उसे जो है कभी भी जमीन से मर्जी से बेदखल नहीं किया जा सकेगा, मनमानी तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ वो जो किसान है उसको लैंड ओनर्स के साथ, जो भूस्वामी थे उनके खिलाफ रेवेन्यू जो कोर्ट्स होते हैं, राजस्व न्यायालय हैं, उनमें खड़ा होने की लीगल स्टैंडिंग प्राप्त हुई, क्योंकि अब जो लीगल रिकॉर्ड है इसमें उसका नाम काश्तकार के रूप में दर्ज हो गया है। ठीक, तीसरी जो चीज यहां पर लाई गई वो लाया गया यहां पर डायरेक्ट रेवेन्यू सिस्टम। डायरेक्ट रेवेन्यू सिस्टम मतलब प्रत्यक्ष राजस्व प्रणाली को यहां पर लाया गया। प्रत्यक्ष राजस्व प्रणाली का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर ये प्रोविजन रखा गया कि इंटरमीडियरीज को खत्म करके स्टेट में ये कंपलसरी कर दिया गया कि जमीन पर कब्जा रखने वाले सभी किसान अपना जो लगान होगा, अपना जो लैंड रेवेन्यू होगा, वो सीधे सीधे सरकारी खजाने में जमा करेंगे। तो बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो खत्म हो गए। इससे जमींदारों की वो जो एक पैरेलल जो एक सत्ता चल रही थी वो खत्म हो गई। ठीक, इस पैरेलल सत्ता का इस्तेमाल करके वो प्राइवेट टैक्स कलेक्शन किया करते थे। इससे क्या हो गया? सरकार और जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनके बीच में डायरेक्ट एक एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, एक प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया। और किसान जो है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट या राज्य के प्रति अकाउंटेबल हो गए, और स्टेट प्रोटेक्टेड सिटीजन का दर्जा उनको मिला। एक राज्य संरक्षित नागरिक उनको बना दिया गया कि अब उनके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। ठीक, तो पहला काम तो हमारे पास किया गया ये कि रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया, ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए, जिसमें लगान का विनियमन किया गया, लगान का फिक्सेशन किया गया। लगान के फिक्सेशन के साथ साथ यहाँ पर लीगल रिकॉग्निशन का दिया गया, खतौनी में उनके नाम दर्ज किए गए। और डायरेक्ट रेवेन्यू सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इंटरमीडिएट को खत्म करके अब सीधे सीधे सरकार को वो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, और सरकार को सीधे अपना रेवेन्यू जो है वो जमा करेंगे। दूसरा काम यहाँ पर किया गया, जो सबसे बड़ी एक चीज थी, कि जब जमींदार का मन होता था उसको निकाल के बाहर कर देता था। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एविक्शन उसको मिला यहाँ पर। ठीक, मनमानी बेदखली से संरक्षण। इसके पहले तक वो क्या था? टेनेंट एट विल था, जमींदार की इच्छा पर निर्भर था। ठीक, तो रिफॉर्म के पहले क्या था? मैंने कहा टेनेंट एट विल हुआ करते थे, जिन्हें जमीन का मालिक किसी भी समय, जो जमींदार था बेसिकली, किसी भी समय बिना कोई कारण बताए बेदखल कर सकता था, एविक्ट कर सकता था। ठीक, अब इनको जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो देना बहुत जरूरी था। और ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उसके लिए भी कुछ यहाँ पर काम किए गए। ठीक, क्या क्या काम किए गए? तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है? पहली चीज यहाँ पर करी गई कि इनको परमानेंट और हेरिटेबल राइट्स दिए गए। परमानेंट एंड हेरिटेबल राइट्स दिए गए, यानी कि स्थायी और वंशानुगत अधिकार यहां पर दिए गए। ठीक, कानून के द्वारा प्रोविजन ये बनाया गया कि सीधदार और भूमिदार
कि नई कैटेगरीज आएंगी। हम लोगों ने भूमिधर को देखा था, भूमिधर में बेसिकली क्या था, जिसके पास जमीन का हेरिडेटरी राइट भी होता है तो जमीन को ट्रांसफर भी कर सकता है, जबकि सीलदार के पास हेरिडेटरी राइट तो है लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक। वंशानुगत अधिकार दोनों के पास है, भूमिधर के पास भी है और सीलदार के पास भी है। इससे क्या हुआ, इससे किसानों को जमीन पर परमानेंट और हेरिडेटरी राइट मिल गया, भूमिदार की कैटेगरी वालों को भी मिल गया, सीलदारी कैटेगरी वालों को भी मिल गया। और एक बार जब उनको ये दर्जा मिल गया उसके बाद कोई भी पर्सन या कोई भी जमींदार उनको जमीन से हटा नहीं सकता था। ये जो उनको लीगल सिक्योरिटी मिल गई, इससे जो रूरल उत्तर प्रदेश है इसमें फिर से वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा, जब किसान को यह भरोसा हो गया कि अब खेत जो है वो उसी की पुश्तैनी संपत्ति बन गया है, वंशानुगत संपत्ति बन गया है, तो वो अब जमीन के संरक्षण और जमीन में जो लॉन्ग टर्म सुधार है, जैसे कुआं खोदना, मेड़बंदी करना, जमीन का समतलीकरण करना, अगर जमीन कहीं पर कोई बंजर है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करना, कम उपजाऊ जमीन की उपज को बढ़ाने की कोशिश करने के काम करना, इसमें अब उसने इंटरेस्ट लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और इसका असर हमको देखने को मिला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से। ठीक। तो इसको हम ए अगर कर दें तो परमानेंट और हेरिटेबल राइट उसको दे गए, उसको भूमिधर या सीलदार की कैटेगरी में रख दिया गया। दूसरा जो यहां पर आएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी इवेक्शन में, वो है कि अगर उसको बेदखल करना है तो बहुत सीमित आधार हैं जिनके आधार पर उसको बेदखल किया जा सकेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, यानी कि बेदखली के सीमित आधार। ठीक। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मेन प्रोविजन आएगा वो ये आएगा कि जो बेदखल करने की शक्ति थी, जो एविक्ट करने की पावर थी, जो जमींदार अभी तक यूज करता था, जो जमींदार के हाथ में थी, कि जमींदार जब चाहे काश्तकार को बेदखल कर देगा, वो जमींदार से छीन ली गई और जमींदार से छीन कर वो स्टेट को दे दिया गया, राज्य को दे दिया गया। अब किसी भी काश्तकार को केवल रेवेन्यू कोर्ट के आदेश से, और वो भी केवल स्पेसिफाइड लीगल वायलेशंस पर, विशिष्ट कानून कानून के उल्लंघनों पर ही बेदखल किया जा सकता था। यानी कि अब जमींदार अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता, किसी कानून का अगर वो उल्लंघन कर रहा है, किसी कानून को अगर वो नहीं मान रहा है, तभी उसको पूरे जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करके रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करके ही उसको बेदखल किया जा सकता है। कौन कौन से बेसिस पर उसको बेदखल किया जा सकता है, तो पहली चीज तो यहां पर ध्यान रखें कि अब बेदखली कौन करेगा, राजस्व न्यायालय करेगा। राजस्व न्यायालय बेदखली करेगा। और राजस्व न्यायालय बेदखली कैसे कब करेगा, कानूनी, विशिष्ट कानूनी, स्पेशल प्रावधानों के वायलेशन पर, उल्लंघन पर। ये विशिष्ट कानूनी प्रावधान कौन से हैं जिसके उल्लंघन पर बेदखल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चरल लैंड का अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज कर रहा है तो बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक। यानी कि कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग है अनधिकृत रूप से। ठीक। अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्जन करवा लिया नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनधिकृत रूप से गलत तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड का यूज नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए कर रहे हैं, कि आपने यहाँ पर ढाबा खोल लिया, आपने यहाँ पर दुकान खोल लिया, आपने यहाँ पर मार्केट बनवा ली, तो ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक। दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है कि जमीन को अवैध रूप से सब लेटिंग पर दे देना। ठीक। तो अवैध रूप से सबलेटिंग, यानी कि उपपट्टे पर देना। ठीक।
हाँ, एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई आदमी सेना में है, कोई व्यक्ति विकलांग है या कोई महिला विधवा है और वो खुद खेती नहीं कर पा रही है उस पे, या कर पा रहा है या असमर्थ है, तो फिर वो सबलेट कर सकता है। ठीक। इससे क्या हुआ, इससे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ गांवों में, रूरल एरियाज में। और जो बड़े भूस्वामी होते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, उनके जो लठायत होते थे, जो प्राइवेट पुलिस की तरह काम करते थे और बाहुबल के माध्यम से जो जबरन बेदखली वो लोग कर देते थे, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, अब इससे रोक लग गई। ठीक। साथ ही साथ एक काम और यहां पर हुआ, वो है एलिमिनेशन ऑफ नजराना। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर, एलिमिनेशन ऑफ नजराना, यानी कि नजराने की समाप्ति। नजराना बेसिकली क्या होता था, तो पहले जो जमींदार होते थे अक्सर किसानों को या काश्तकारों को बेदखली का डर दिखाकर उनसे नजराना वसूलते थे। नजराना बेसिकली क्या होता था, लगान के अलावा कुछ पैसा ले लेना, नगद कोई प्रेजेंट ले लेना, वगैरह वगैरह। जब भूमि एक तरीके की वसूली थी ये, तो जब यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लॉज आए, लैंड रिफॉर्म कानून आए, तो उनमें किसी भी तरीके की वसूली को पूरी तरीके से इलीगल और दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। ठीक। तो नजराना जब ये खत्म हुआ, तो नजराने का खात्मा केवल एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ही नहीं था, केवल एक आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि किसानों का जो सामंती दोहन हो रहा था जमींदारों के द्वारा, उससे उनकी मुक्ति हुई और उनकी जो सोशल डिग्निटी है, उस सोशल डिग्निटी को भी एक पहचान मिली। सोशल डिग्निटी को भी यहाँ पर जो है वो एम्पावर किया गया। ठीक। फिर नेक्स्ट यहीं पर जो हमारा अगला है वो ये है, कन्वर्जन ऑफ टेनेंट्स इनटू ओनर्स। कन्वर्जन ऑफ टेनेंट्स इनटू ओनर्स, यानी कि काश्तकारों का भूमि स्वामियों में परिवर्तन। अभी तक तो काश्तकार जो थे वो भूमि स्वामी नहीं थे, और काश्तकार क्योंकि भूस्वामी नहीं थे, तो उनको कभी भी जमीन से बेदखल किया जा सकता था। और हम लोगों ने भी कुछ देर पहले बात करी थी कि इनको भूमिधर और सीरदार का दर्जा दिया गया। तो ये जो सुधार थे, जो रिफॉर्म थे, इनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो ये था, टेनेंसी रिफॉर्म्स का, कि जो टेनेंट्स हैं, जो काश्तकार हैं, इनको पूरी तरीके से जमीन का मालिक बना देना। कुमारप्पा कमेटी को मत भूलिए, लैंड टू द टेनर टिलर। ठीक। और क्यों बना देना, इस बना देना जिससे कि जमीन जोतने वाले के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो आर्थिक हित हैं, वो सीधे खेत की प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़ सके। और यहाँ पर ये जो काम किया गया, काश्तकारों का भूस्वामियों में जो परिवर्तन किया गया, ये अलग तीसरा पॉइंट है हमारे पास। काश्तकारों का जो भू स्वामियों में परिवर्तन किया गया, इसके इसको भी कुछ स्टेप्स में पूरा किया गया। जैसे इसमें पहला हमारे पास जो तरीका या पॉइंट है वो है ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन, स्वतः उन्नयन। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का जमींदारी एबोलिशन एक्ट था, हम लोगों ने जब वो कैटेगरीज पढ़ी थी, भूमिधर, सीरदर, अधिवासी और अस्थाई वाली, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अधिवासी जो कैटेगरी थी वो हमारी एक ट्रांजिशनल कैटेगरी थी, और 1954 में उसको सीरदार और भूमिधर में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन जो अधिवासी वाली कैटेगरी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ठीक। सरकार ने आदेश निकालकर ये जो सभी अस्थाई काश्तकार थे, इन सभी को सीरदार के रूप में अपग्रेड कर दिया था 1954 तक। तो अब सीरदार में जब ये कन्वर्ट हो गए, तो जाहिर सी बात इनके पास क्या आ गया, इनके पास हेरिडेटरी राइट आ गए, हेरिडेटरी ऑक्यूपेंसी के राइट्स आ गए, है ना। ट्रांसफर के तो राइट्स नहीं है सीरदार के पास, लेकिन वंशानुगत अधिकार जो है जमीन पर वो सीरदार का हो गया। इससे वो क्या हो गया, एक तरीके से मालिक ही तो बन गए। ये जो एक कदम उठाया गया, जिसमें जो अस्थाई काश्तकार होते थे, जो आदिवासी होते थे, उनको जब सीरदार बना दिया गया, तो इसने रातों रात उत्तर प्रदेश के जो गरीब किसान थे, उनको ये जो एक टेम्परेरी चीजें उनके पास थी कि जमीन उनकी नहीं है, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, उसके डर से मुक्त कर दिया। स्टेट ने ये जो मास अपग्रेडेशन किया कैटेगरी में, ये समाज में एक इगैलिटेरियन चेंज लेके आया, एक बड़ा समतावादी बदलाव जो है वो लेकर आया। ठीक। तो पहला तो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन हो गया, स्वतः उन्नयन हो गया। दूसरा हो गया एक्विजिशन ऑफ भूमिधारी राइट्स।
यानी कि भूमि धार अधिकारों का अधिग्रहण। ठीक, आपको याद होगा जब हम लोग ने जमींदारी एबोलिशन पढ़ा था तो जमींदारों को मुआवजा देना था, इसके लिए 670 करोड़ रुपए की जरूरत थी। और वहां पर सरकार ने काम किया था, उसने सभी सीरदारों से बोला था कि अगर अपने एनुअल लगान का वो 10 गुना एक साथ जमा कर देते हैं तो उनको भूमिधर बना दिया जाएगा, है ना, क्योंकि सीरदारों के पास जमीन बेचने अधिकार नहीं था। तो अब जब वो 10 गुना एक मुश्त लगान अगर जमा कर देते हैं तो उनको भूमिधर बना दिया जाएगा। और भूमिधर के पास क्या था, जमीन बेचने का अधिकार भी था, जमीन को ट्रांसफर करने का अधिकार भी था। ये रियल ओनर के रूप में उनका अपग्रेडेशन हो जाता है जब वो भूमिधर के अधिकारों को अब यहाँ पर पा लेते हैं 10 गुना एक मुश्त लगान जमा करके। ठीक है, भूमिधर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो राजस्व कानून थे उसमें मालिकाना हक की हाईएस्ट कैटेगरी थी। और जैसे ही ये दर्जा मिलता है तो किसानों को ट्रांसफर करने का राइट भी मिल जाता है, बेचने का या दान करने का अधिकार भी उनको पूरी तरीके से मिल जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो गया, अब क्योंकि अब उनके पास जमीन को बेचने का, जमीन को ट्रांसफर करने का, जमीन को दान देने का अधिकार भी मिल गया, जमीन के वास्तविक मालिक बन गए, पहले सिरदार बने फिर भूमिधर बने। तो अब यहाँ पर उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है उस पर भी थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि संस्थागत ऋण और आर्थिक स्वतंत्रता या वित्तीय स्वतंत्रता, किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये थर्ड वाली कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ टेनेंट्स इनटू ओनर्स में ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन के द्वारा, भूमिधारी राइट्स के एक्विजिशन के द्वारा, 10 गुना लगान देकर, और उसकी वजह से संस्थागत ऋण और आर्थिक स्वतंत्रता का पॉइंट यहाँ पर आता है। जब एक काश्तकार मालिक यानी कि भूमिधर बना तो उसकी जमीन एक ट्रांसफरेबल एलिएनेबल एसेट में बदल गई, हस्तांतरणीय जो है संपत्ति में बदल गई। अब वो अपनी खतौनी को दिखाकर जमीन को कोलैटरल गारंटी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता था। और क्योंकि ये वो जमीन को कोलैटरल गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, क्यों कर सकता था, क्योंकि अब ये ट्रांसफरेबल हो गई, उसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार आ गया। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उसके लिए उभर कर आता है। अब उसकी जो पहुंच हो जाती है वो बैंक लोन यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि संस्थागत ऋणों तक हो जाती है। और इसकी वजह से अब किसान जो है वो गांव के साहूकारों के जो एक शोषणकारी चंगुल था उससे हमेशा के लिए फ्री हो जाता है, आजाद हो जाता है। अभी तक जो साहूकार थे वो मनमाने ब्याज पर उसको पैसा देते थे और अक्सर उसकी जमीन भी जो है वो हथिया लेते थे। अब क्योंकि उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक, बैंक लोन तक उसकी पहुंच हो गई, क्योंकि अब उसके पास ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी आ गई जिसको वो कोलेटरल के रूप में रखकर लोन ले सकता है। तो इस लोन की बदौलत, इस ऋण की बदौलत, इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बदौलत किसानों ने ट्रैक्टर्स खरीदे, हाइब्रिड जो बीज हैं वो खरीदे, जिससे बाद में यूपी में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और सफलता उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन में मिली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये काश्तकारी सुधार है। और काश्तकारी सुधारों ने अगर देखें हम लोग ओवरऑल, अगर इसको हम समझें तो काश्तकारी सुधार या टेनेंसी रिफॉर्म जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो रूरल जो एरिया है उसमें सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण का एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसने जमीन को केवल खेती का साधन नहीं बनाया बल्कि किसान के आत्मसम्मान और उसकी फिनेंशियल क्रेडिट का एक सिंबल बना दिया। अब वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ले सकता है, वो जमीन का मालिक है, वो जमीन को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, मनमर्जी से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है जो रेंट है वो भी फिक्स किया गया कि सरकार रेंट रेंट लेगी और जो रेंट का परसेंटेज है वो भी 20% या 25% से ऊपर नहीं होगा। ये टेनेंसी रिफॉर्म्स के प्रोविजंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर काश्तकारी सुधारों में प्रोविजन सरकार ने इंट्रोड्यूस तो किए, लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं था।
काश्तकारी सुधारों को इम्प्लीमेंट करना। इसके रास्ते में कई सारे चैलेंजेस आए, तो वो क्या चुनौतियां थी, वो क्या चैलेंजेस थे, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर टॉपिक है काश्तकारी सुधारों में हमारे पास इसके रास्ते में आने वाली चुनौतियां या चैलेंजेस या कठिनाइयां जो आई सामने। अब सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन तो बनाया जिसमें एक क्लियर सोशल टारगेट दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की ही क्यों पूरे भारत की जो एक रूरल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इस वजह से ये जो रिफॉर्म थे उनके इम्प्लीमेंटेशन में कई सारी प्रैक्टिकल और सिस्टमैटिक जो है वो बॉटलनेक्स, बाधाएं हमको देखने को मिली। ठीक, यहाँ पर कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर रास्ते में आई, उनको हम लोग देखते हैं। तो पहली बाधा थी यहाँ पर, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था, कि ओरल और इनफॉर्मल टेनेंसी थी। ठीक, तो मौखिक और अनौपचारिक काश्तकारी, ओरल एंड इनफॉर्मल टेनेंसी। काश्तकारी क्या, तो आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में, और ये पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि जो जमींदार थे वो एक्यूपेंसी राइट्स के कानूनी दस्तावेजीकरण से बचने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए, कि कहीं काश्तकार का नाम जो है वो सरकारी रिकॉर्ड्स में, कानूनी रिकॉर्ड्स में ना आ जाए, वो जमीन को केवल मौखिक रूप से एग्रीमेंट करके ओरल लीजेस पर देना उसने शुरू कर दिया। मुंह जबानी जो भी शर्तें होती थी वो तय होती थी, लिखित में कुछ भी नहीं होता था। और क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं है तो इन जो काश्तकार थे इनके नाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं आते थे, किसी भी लीगल रिकॉर्ड्स में भी नहीं आते थे, इन किसानों के नाम खतौनी में दर्ज नहीं होते थे, और इसलिए ये जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरी तरीके से इनविजिबल बने रहे। ठीक, कोई लीगल आइडेंटिटी ना होने के कारण ये हमेशा जमींदार के जो शोषण है, जमींदार की जो एविक्ट करना का जो उसका एक मनमानी उसके अंदर आ गई थी कि वो कभी भी इनको एविक्ट कर सकता था, इसके लिए बहुत वनरेबल वो थे। ठीक, और क्योंकि इनके पास जमीन का कोई अधिकार नहीं था, जमीन का कोई भी इनके पास राइट नहीं था, ना ही खतौनी में इनका नाम कहीं दर्ज था, तो इंस्टीट्यूशनल जो लोन्स थे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थे, इससे भी ये डिप्राइव्ड रहते थे, वंचित रहते थे, उसका भी लाभ ये लोग नहीं ले सकते थे, ले पाते थे। और पैसे वगैरह के लिए, लोन वगैरह के लिए इनको जो साहूकार गांव के थे उनके उन पर डिपेंड रहना पड़ता, तो जिनका और ज्यादा शोषण करते थे। ठीक, दूसरा, फोर्स्ड वॉलंटरी सरेंडर्स। यानी कि स्वैच्छिक समर्पण, बलात् स्वैच्छिक समर्पण मतलब क्या हो गया? अब जब ये टेनेंसी रिफॉर्म्स आए तो कानून की पकड़ में ना आने, मुकदमेबाजी वगैरह से बचने के लिए जमींदारों ने एक नया कानूनी रास्ता निकाला, कानून में एक लूप होल उन्होंने ढूंढा। उन्होंने किसानों पर दबाव डालकर उनसे जमीन के वॉलंटरी सरेंडर के दस्तावेजों पर अंगूठे लगा दिए। ठीक, यानी कि ये दिखाया गया कि किसान अपनी मर्जी से वो जमीन जो है वो छोड़ रहा है, हम उसको बेदखल नहीं कर रहे हैं। बेदखली पर तो रोक थी, तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई हम बेदखल नहीं कर रहे, बल्कि किसान अपनी मर्जी से जमीन को हमारे फेवर में क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो कागजों में तो ये दिखा दिया गया किसान जो है वो अपनी मर्जी से जमीन को छोड़ रहा है, वॉलंटरली सरेंडर कर रहा है जमीन को, जबकि वास्तविकता में क्या होता था? वास्तविकता में ये होता था कि जो बाहुबली जमींदार होते थे वो एक तरीके से सोच समझ के उसको बेदखल ही कर रहे हैं, बस दिखा ये रहे हैं कि ये बेदखली नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से जमीन को छोड़ रहा है। और ये जो है ये कानून की सबसे बड़ा लूप होल जो है वो साबित हो, और इसका फायदा इन जमींदारों ने बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक उठाया। ठीक, तीसरा यहाँ पर जो समस्या यहाँ पर सामने आई वो आई कंसील्ड टेनेंसी।
इसको छुपी हुई काश्तकारी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, प्रच्छन्न काश्तकारी बोल सकते हैं। ये तीसरा बॉटलनेक, तीसरा चैलेंज यहाँ पर आया। उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, अब उत्तर प्रदेश की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो जो पॉपुलेशन का उस पर प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा था। तो इसका फायदा उठाते हुए जो बड़े लैंड ओनर्स थे, जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने कंसील्ड टेनेंसी का जन्म यहाँ पर किया, कंसील्ड टेनेंसी को जन्म यहाँ पर दिया। जमींदारों ने खेतों में जो बहुत पुराने समय से बटाईदारी या शेयर क्रॉपिंग की जो प्रथा चली आ रही थी उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन काश्तकार को जमीन का हक न देना पड़े, क्योंकि हम लोगों ने देखा था टेनेंसी रिफॉर्म में क्या किया गया कि जो जमीन की जुताई कर रहा है, जो जमीन पर पसीना बहा रहा, जमीन उसकी है, तो उसको अब जमीन का हक ना देना पड़े, क्योंकि अगर जमीन उसकी मान लेगी तो वो जमीन तो जमींदार के हाथ से निकल गई। तो वो कागजों पर इन बटाईदारों को, इन काश्तकारों को केवल दिहाड़ी मजदूर के रूप में दर्ज कर लेता था, भाड़े के मजदूर के रूप में इनको दिखाता था। इससे जमीन में जो लैंड टू द टिलर वाला जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था, वो पूरा ऑब्जेक्टिव ही क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इनको बटाईदार दिखाया ही नहीं गया, इनको काश्तकार दिखाया ही नहीं गया, बल्कि ये दिखाया गया कि ये मजदूर हैं जो हमारी जमीन पर डेली जो है वेजेस पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीन मेन जो है वो हमारे पास चैलेंजेस थे, जो मेन कमियां थी वो थी। अब इन खामियों और ये जो हमारे पास कंसील टेनेंसी थी, इसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक संहिता शुरू लाई थी। तो इस संहिता का नाम क्या है, यूपी रेवेन्यू कोड, या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। यूपी रेवेन्यू कोड या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जो 2006 में आई थी। ये आई तो 2006 में थी, लेकिन लागू कब हुई, ये लागू हुई 2016 में। ठीक, अब इस संहिता में बेसिकली क्या हो रहा है, इस कोड से या इस संहिता से ना केवल ये जो कॉलोनियल एरा से चली आ रही जो कॉम्प्लेक्स कानूनी भाषा थी उसको सरल किया गया, बल्कि जो एक्चुअल पोजीशन है उसके डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और मजबूत सिस्टम को भी क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है इसके द्वारा, जिसने इन सभी समस्याओं को एक सीमा तक दूर करने का काम भी किया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनका इवैल्यूएशन। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जो टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं उत्तर प्रदेश में, इनका इवैल्यूएशन करिए, तो हम क्या वहां पर लिखेंगे, तो समझ लेते हैं इसको। तो अगला जो हमारे पास है वो है इवैल्यूएशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स, स्पेशली यूपी के कंटेक्स्ट में। काश्तकारी सुधारों का मूल्यांकन। ठीक, अब यहाँ पर जो काश्तकारी सुधार लाए, इसमें बेसिकली कुछ कानून बनाए गए। अब ये कानून और जो गांव के जमींदार थे, जो रसूखदार लोग थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनके बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। कैसे संघर्ष शुरू हो जाता है, ये जो कानून है ये काश्तकारों को जमीन का अधिकार देने का काम करते हैं, ये काश्तकारों को जो है वो उचित लगान की बात करते हैं, उनकी स्थिति में सुधार की बात करते हैं। और जो जमींदार थे, जो रसूखदार लोग थे, जो लैंड ओनर्स थे, वो इससे बचाव के तरीके ढूंढने का काम करते हैं, है ना, तो अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टग ऑफ वार है, टग ऑफ वार यहाँ पर चलता रहा। इन कानूनों की जो सबसे बड़ी सक्सेस रही वो ये रही कि इन्होंने बड़े जमींदारों, जो कि इंटरमीडियरीज थे, उनका राज पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी गांव के लेवल में जो जमीन का मालिक है और जो खेत जोतने वाला असली किसान है, जिसको बटाईदार बोला जाता है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो आज भी पूरी तरीके से सुधर नहीं पाया है। अगर हम लोग देखें तो जो पूर्वांचल का एरिया है उत्तर प्रदेश का, अवध का जो एरिया, यहाँ पर आज भी ये जो कंसील टेनेंसी है इसकी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पर भी जो खेत का मालिक है वो कागजों पर बटाईदार का नाम दर्ज नहीं होने देता और उसे सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर बनाकर रखता है, जिससे उसे जमीन का कानूनी हक ना देना पड़े। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है।
दूसरी चीज हम लोगों ने ट्रिपल एस थ्योरी की बात की थी, ट्रिपल एस कंसेप्ट की बात करी थी। तो जो टेनेंसी रिफॉर्म्स है उसका पूरा का पूरा फिलॉसफी ये इन्हीं तीन पिलर्स पर टिका हुआ था, जिनमें से एक एस को हम लोगों ने देखा था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जिसमें काश्तकारों को टेनेंट एट विल की कंडीशन से निकालकर उन्हें परमानेंट और हेरिडेटरी राइट्स देना था, ये दिया गया। इससे मनमानी बेदखली का अंत हुआ और किसानों ने जमीन में लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया। दूसरे ऐसे इनको सेटल्ड और फेयर रेंट का बेनिफिट दिया गया, उचित और निर्धारित लगान की वो दी गई। ठीक। तो इससे क्या हुआ, जमींदार जो मनमानी और शोषणकारी वसूली करते थे लगान की, उस पर लीगल जो है वो रोक लग गई। ठीक। क्या किया गया, हम लोगों ने भी देखा यहाँ पर लगान को जो है वो कुल उपज के एक चौथाई या एक 1/5 तक सीमित कर दिया गया। इससे किसानों के पास अब सरप्लस भी है जो है वो बचने का, जिसको वो खेती में ही इन्वेस्ट करते थे। तीसरा यहाँ पर था सरेंडर रेगुलेशन, यानी कि जो वॉलंटरी जो सरेंडर है उस पर रोक लगाना। जो लैंड ओनर्स थे वो डरा धमका कर या दबाव डालकर जो वॉलंटरी सरेंडर करवा करवा लेते थे उसको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम किया गया। इससे जो कानूनी खामियां जो हम लोगों ने भी कुछ देर पहले देखी थी, जो लूप होल थे, उनका फायदा उठाकर जो जबरन बेदखली कर दी जाती थी उस पर भी रोक लगी। ठीक। तो ये जो चीज है ये हमको यहाँ पर ध्यान रखनी, ये इवैल्यूएशन में हमको लिखना। अब एक चीज और ध्यान रख लें, कई बार सवाल आ जाता है कि काश्तकारी सुधारों की उपलब्धियां क्या रही उत्तर प्रदेश में या इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट हमारे पास है काश्तकारी सुधारों की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि काश्तकारी सुधारों की उपलब्धियां। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है कि राज्य के साथ जो काश्तकार है उनका सीधा संबंध स्थापित हो गया। तो जो पहला अचीवमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद स्टेट। यानी कि काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा संबंध स्थापित हुआ। सीधा संबंध स्थापित मतलब जो बीच में हमारे पास बटाईदार और काश्तकार के और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में जो इंटरमीडियरीज थे, ठीक, जो बिचौलिए थे, वो यहाँ पर हट गए। और बिचौलियों का जो जो इंटरमीडियरीज का जो मन माना एक तरीके से काम चलता था, बेदखली का, मनमाना लगान वसूलने का, उत्पीड़न करने का, वो सीधे सीधे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक। क्योंकि इंटरमीडियरीज खत्म हो गए तो किसान अपना जो लैंड रेवेन्यू है, जो टैक्स है, जो लगान है, वो अब सीधे सरकार के खजाने में जमा करने लगे। इससे एक चीज ये भी हुई कि जो स्टेट है और जो सिटीजन है, काश्तकार सिटीजन ही तो है, उनके बीच में एक सीधा और डेमोक्रेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। और साथ ही साथ इस सीधे संबंध के स्थापित होने की वजह से अब जो काश्तकार हैं, जो किसान है, उनमें शासन के प्रति, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, उसके प्रति क्या रहा है, विश्वास भी उत्पन्न हुआ। दूसरा है, हम लोगों ने देखा भी था कि यहाँ पर लीगल एक रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, एक लीगल आइडेंटिटी मिली है, यानी कि काश्तकारों को विधिक पहचान मिली। ठीक। कुछ देर पहले बात की थी हम लोगों ने, पिछली क्लास में भी देखा था कि चार कैटेगरीज बनाई गई थी, चार श्रेणियां बनाई गई थी, भूमिधर की, सीरदार की, आसामी की और आदिवासी की। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो भूमिधर था उसके पास सभी प्रकार के राइट्स थे, वास्तविक मालिक था। सीरदार के पास वंशानुगत अधिकार तो थे लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर सकता था। ठीक। और एक चीज हम लोगों ने और देखी थी कि ये जो जमींदार थे वो अपने इन काश्तकारों के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते थे, टेनेंसी का, काश्तकारी का, किराएदारी का। क्यों? क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड्स में नाम आ जाएगा, और यहाँ पर एक्चुअल लैंड टू द टिलर वाला कंसेप्ट अगर करें तो ये जमीन इनके पास जा सकती है। तो अभी तक क्या होता था, जो कॉलोनियल पीरियड था एज वेल एज इसके पहले का जो पीरियड था, वहां पर ओरल और कच्चे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे जिनमें इनका कोई भी वजूद नहीं होता था काश्तकारों का। लेकिन जब हम लोगों ने अभी जब काश्तकारी रिफॉर्म्स में देखा कि लीगल आइडेंटिटी जब दी गई तो इनको काश्तकारों का जो नाम है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया गया।
और खतौनी में इनका नाम जो है वो दर्ज होने लगा। और खतौनी में जब नाम इनका दर्ज हो गया, लैंड रिकॉर्ड्स में काश्तकार के रूप में जब नाम दर्ज हो गया, तो इनको वो लीगल राइट मिल गया, वो लीगल स्टैंडिंग मिल गई, वो लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, जिससे वो बैंक से लोन ले सकता था। ठीक, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक इसकी पहुंच हो गई, साहूकारों के चंगुल से इनको मुक्ति मिल गई। साथ ही साथ अगर इनको बेदखल किया जाता था मनमाने तरीके से, आर्बिट्ररी तरीके से, तो एक कानून के सामने जाकर, कोर्ट में जाकर, रेवेन्यू कोर्ट में जाकर अपना जो पक्ष है वो भी रख सकते थे और अपना हक जो है वो मांग सकते थे। तो ये जो रिफॉर्म हुआ, जिसको हम टेनेंसी रिफॉर्म्स के नाम से पढ़ रहे हैं, ये केवल जमीन से रिलेटेड रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक काश्तकार की डिग्निटी से रिलेटेड रिफॉर्म भी है, क्योंकि उसको एक पहचान मिल रही है, उसकी मेहनत को, उसके काम को यहाँ पर पहचान मिल रही है। तीसरा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रेंट स्टेबलाइजेशन हुआ था हमारा। ठीक, लगान का स्थिरीकरण हुआ था, अवैध वसूली का अंत हो गया था। नजराने के रूप में अवैध वसूली जमींदार जो थे वो करते थे, मनमाना लगान जो है वसूल करते थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई, 25% की या 1/4 की। ठीक, कहीं कहीं 1/5 यानी कि 20% की भी करी गई। और जब ये कहा गया कि भाई इससे ऊपर लगान हो ही नहीं सकता, इससे ऊपर की वसूली की ही नहीं जा सकती, तो हमने लैंड रेवेन्यू को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक, अब ये तय हो गया था कि जो काश्तकार है वो सरकार को, वो राज्य को कितना लगान देगा, या हम इसको ऐसे बोले, ये तय हो गया कि कितने से ज्यादा नहीं लिया जा सकता उससे लगान। और जब ये तय हो गया, तो जितनी भी प्रकार की अवैध वसूलियां उसके साथ की जाती थी जमींदारों के द्वारा और भूस्वामियों के द्वारा, वो सब जड़ से खत्म हो गए। उनका शोषण रुक गया। और शोषण रुकने के साथ साथ अब क्योंकि अधिकतम सीमा निर्धारित हो गई, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 1/4 थी। तो अब सरप्लस जो है प्रोड्यूस वो इनके पास बचने लगा, और उस सरप्लस प्रोड्यूस के बचने की वजह से अब उनके पास एक इकोनॉमिक, एक सरप्लस आ गया। खेती में लगाने के लिए उनके पास पूंजी आ गई, जिसका इस्तेमाल वो मैकेनाइजेशन के लिए कर सकते थे, जिसका इस्तेमाल वो नलकूप के लिए कर सकते थे, जिसका इस्तेमाल बेहतर खाद, बेहतर बीजों के लिए कर सकते थे, खेत के समतलीकरण के लिए कर सकते थे, और बहुत सारे तरीकों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की है वो भी हमारी बढ़ेगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास मेन वो अचीवमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो काश्तकारी रिफॉर्म से, जो टेनेंसी रिफॉर्म से काश्तकारों को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी चीज होती है उसमें अच्छी चीजें तो होती ही होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो ये जो टेनेंसी रिफॉर्म था, इस टेनेंसी रिफॉर्म में भी हमको कुछ चुनौतियां देखने को मिली। अब यहाँ पर चुनौतियां वही घूम फिर के हमारे पास आ रही हैं बार बार, क्योंकि ये एक ही चीज है, एक ही जैसे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो जो चुनौतियां होंगी वो चुनौतियां भी कैसी होंगी, लगभग एक जैसी होंगी, जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी थी, जो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, सब लगभग एक जैसी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। एक चीज हम लोगों ने देखी थी, जब हम लोगों ने जमींदारी एबोलिशन पढ़ा था, तो वहां पर एक पॉइंट ये आया था, खुद कास्ट नाम का एक टर्म आया था। खुद कास्ट नाम के टर्म में हम लोगों ने ये देखा था कि जब जमींदारी एबोलिशन लागू हुआ, जब लैंड सीलिंग लगाई जाई गई, तो ये कहा गया कि जो भी जमींदार है वो उस जमीन को अपने पास रख सकते हैं जिस जमीन पर वो खुद खेती करते हैं। इसका मतलब ये था कि जमीन, उतनी जमीन जिस जमीन पर वो पर्सन खुद खेती करता है, वो जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी, उसकी वो कितनी भी क्यों ना हो। ठीक, वो कितनी भी क्यों ना हो उससे नहीं छीनी जाएगी। ऐसी जमीन को बोला गया, क्या किया गया, खुद काश्त जमीन बोला गया, जिस पर हम खुद काश्त करते हैं, खुद खेती करते हैं। ठीक, अब यहां पर इनको एक टूल मिल गया। अगर ये जितनी ज्यादा जमीन को खुद काश्त जमीन के रूप में दिखा दें, खुद काश्त जमीन के रूप में डिक्लेयर कर दें, तो वो जमीन इनसे छीनी नहीं जाएगी, वो जमीन सरकार अपने कंट्रोल में नहीं लेगी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो जमींदार थे, इन जमींदारों ने क्या किया, इन जमींदारों ने आ, जैसे ही उनको एक खबर मिलती है, वो क्या करते हैं, उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जो है वो अपने कब्जे में बचाने की तैयारी कर ली। उन्होंने वो सारी जमीन जिनको उन्होंने टेनेंसी के रूप में काश्तकारों को देके रखा था, उन काश्तकारों को रातों रात बेदखल कर दिया। क्योंकि काश्तकार काम कर रहे होते तो ये खुद काश्त जमीन होती ही नहीं, काश्तकारी वाली जमीन होती, कोई दूसरा वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा है। तो जब ये चीज आई, तो उन्होंने उन सभी काश्तकारों को रातों रात जमीन से क्या कर दिया, इविक्ट कर दिया, बेदखल कर दिया।
ठीक। और ये दिखाया कि भाई इस जमीन पर कोई काश्तकार नहीं है, इस जमीन पर हम खुद खेती करते हैं। और अब जाहिर सी बात है, तो कागजों में दिखावे वाली बात हो रही है ना, वो एक्चुअली तो खेती कर नहीं पाएंगे, खेती करने के लिए मैन पावर चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं काश्तकारों को जिनको उन्होंने बेदखल कर दिया था, उन्हीं को दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपने यहाँ काम पर रखने का वो किया। तो इससे ये हुआ कि वो व्यक्ति जो काश्तकार के रूप में अभी पार्टनर था, जो काश्तकार के रूप में भागीदार था, उसका स्टेटस तुरंत क्या हो गया, बदल गया। वो काश्तकार से एक मजदूर, एक नौकर की कैटेगरी में आ गया। ठीक। तो इससे दो चीजें हुई। पहली बात तो खुद कास्ट के नाम पर उन्होंने बड़ी बड़ी जो लैंड थी, वो बड़ी बड़ी लैंड्स को अपने पास, बड़े बड़े एरियाज ऑफ लैंड को अपने पास बचा लिया। इस इससे, क्योंकि खुद कास्ट को डिफाइन नहीं किया गया था कि खुद कास्ट जमीन की कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, बस ये कहा था कि जिस पर खुद खेती करता है वो, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। और दूसरी चीज ये हुई कि वो मजदूर, वो किसान, वो भूमिहीन जो काश्तकारी के रूप में यहाँ पर पार्टनर थे, भागीदार थे उपज में, भले ही उनको कम मिल रहा था, भले ही उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लेकिन भागीदार थे, नौकर नहीं थे। अब वो क्या बन गए, अब वो दिहाड़ी मजदूर बन गए, उसी जमीन पर जिन पर वो बरसों से, पीढ़ियों से काश्तकारी करते चले आ रहे थे, और वो मजदूर यानी कि नौकर के रूप में आ गए। तो पहली चुनौती, पहला जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ खुद कास्ट की अस्पष्ट परिभाषा, डिफाइन ही नहीं किया गया था बेसिकली तो। ठीक। काश्तकारों को बेदखल किया, और इन्हीं को क्या बना लिया, दिहाड़ी मजदूर बना लिया। ठीक। इससे किसानों की जो सोशल स्टेटस है वो गिर गया। क्यों भाई, सोशल स्टेटस, जाहिर सी बात है, जो फसल का हिस्सेदार था वो नौकर बन गया, लेबर बन गया। उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो आत्मसम्मान है, वो बुरी तरीके से गिर गया। ठीक। गांवों में गरीबी और ज्यादा जो है वो बढ़ गई। दूसरा, यहाँ पर जो लिमिटेशन है वो है कि इसमें जो बटाईदार हैं, बटाईदारों को शामिल नहीं किया गया था। उनका कोई वजूद ही इस कानून में नहीं था। ठीक। अब काश्तकार की जो कानूनी परिभाषा थी, ठीक, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये लोग क्या करते थे, जमींदार लोग क्या करते थे कि मौखिक एग्रीमेंट कर लेते थे, ओरल एग्रीमेंट कर लेते थे। काश्तकारी का रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं था, लगान वसूलने के बाद भी रसीद भी नहीं देते थे। तो ऐसे बटाईदार, ये सभी बटाईदार नहीं, ऐसे बटाईदार जिनके साथ ओरल एग्रीमेंट था, ठीक, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था, उनका कोई वजूद इस कानून में नहीं था। ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो आज भी हम लोग देखते हैं गांवों में कि जमीन बटाई पर दे दी जाती है, और जो भी उपज होता है उसको जमीन का मालिक और जो बटाईदार होता है, शेयर क्रॉपर होता है, काश्तकार होता है, वो आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, खर्चे भी लगभग आधे आधे ही बंटते हैं। ठीक है। तो उस समय भी यही सिस्टम चल रहा था, बटाईदारी की प्रथा जो थी वो बहुत आम थी, लेकिन सब ओरल होता था, कागजों पर कुछ भी नहीं होता था। जब कानून लागू हुआ तो जमींदारों ने लगान लेने के बाद जो रसीद देते थे वो रसीद देना भी बंद कर दिया, और कोई लिखित प्रमाण नहीं था, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई रिटन प्रूफ नहीं था। तो इस वजह से जो असली किसान, असली किसान कौन है, जमीन का मालिक असली किसान नहीं, असली किसान वो है जो उस जमीन पर हल चला रहा है, असली किसान वो है जो उस जमीन पर पसीना बहा रहा है। उनको कोई भी लीगल सेफ्टी नहीं मिली, वो लीगल सेफ्टी नेट के बाहर चले गए। ठीक है। वो ना तो सरकार से अपनी जमीन का हक मांग सके, ना ही जमीन के कागज दिखाकर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का बेनिफिट ले सके, यानी कि ना तो वो बैंक से लोन ले सकते थे ना कुछ, क्योंकि उनको कानूनी सुरक्षा मिली ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट था ही नहीं। ये इसकी एक कमी थी, ये इसकी एक बाधा थी कि पूरी तरीके से अपना इफेक्ट जो है वो नहीं ला पाया, अपना इम्पैक्ट जो है वो नहीं डाल पाया। ठीक। तीसरा, अधूरे भूमि अभिलेख, यानी कि इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड्स थे।
अंग्रेजों के समय भी और बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं, प्राचीन काल में भी भारत में जो लैंड रिकॉर्ड्स वो मेंटेन किए जाते थे। अंग्रेजों के समय भी लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, जिसको मेंटेन करने का काम पटवारी और या लेखपाल वगैरह का होता था। इसके बावजूद भी जो गांव के लैंड रिकॉर्ड थे उनमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत जगहों के लैंड रिकॉर्ड्स अधूरे थे, कहीं पर भूमि स्वामी का ठीक नाम नहीं भरा लिखा हुआ है, कहीं पर काश्तकार का रिकॉर्ड, काश्तकार का रिकॉर्ड तो आप भूल ही जाइए कि वहां पर होता था, क्योंकि ओरल ही सब कुछ चलता था। कहीं पर जमीन की जो श्रेणी है वो नहीं लिखी हुई है कि सिंचित है कि असिंचित है, कहीं पर सिंचित जमीन को असिंचित के रूप में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, कहीं पर उपजाऊ जमीन को बंजर के रूप में रिकॉर्ड करके रखा गया है, कहीं पर उसको जलमग्न जमीन के रूप में रिकॉर्ड करके रखा गया है। तो ये बहुत सारी गलतियां थी, रिकॉर्ड भी आधे अधूरे थे। ठीक। अब जब रिकॉर्ड ही आधे अधूरे हैं, गलतियां ही गलतियां भरी हुई हैं, और अगर किसी को जमीन पर मालिकाना हक दिखाना है तो उसको लैंड रिकॉर्ड वहां पर पेश करना होगा। लैंड रिकॉर्ड जिस पर जमीन के मालिक की डिटेल्स होती हैं उसको बोला जाता है खतौनी। ठीक है। ये खतौनी का अप टू डेट होना जरूरी था। और क्योंकि यहाँ पर अप टू डेट ही नहीं है, अधूरा पड़ा हुआ है सब, तो सही खतौनी न होने के कारण जो गरीब किसान होता था, जो अपना हक मांगने के लिए जाता था, जब उसको बेदखल कर दिया जाता था, और वो काश्तकारी रिफॉर्म्स का सहारा लेके जब वहां पहुंचा तो उसके पास खतौनी ही नहीं है, उसका नाम रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। ठीक। तो वो साबित ही नहीं कर पाए कि वो इस जमीन पर पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, पीढ़ियों से काश्तकारी कर रहे हैं। ठीक। अब होता क्या था, पहली बात तो ये लापरवाही की ठीक से किया नहीं। दूसरी चीज ये होती थी कि क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज है उनकी है, पटवारी की है, लेखपाल की है, कानूनगो की है। ठीक। जमींदार जो थे वो पैसे वाले थे, जमींदार जो थे वो रसूखदार थे, इकोनॉमिकली वो पावरफुल थे, पॉलिटिकली वो पावरफुल थे, मसल पावर उनके पास थी। तो वो इन सब का फायदा उठाते हुए, और जाहिर सी बात है ये लोग भी उधर ही झुकेंगे जिधर से इनको फायदा होगा। तो इनकी इन कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साठ गांठ होती थी। ठीक। और इस साठ गांठ का इस्तेमाल करते हुए इन जमींदारों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, रिश्वत देकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसानों के नाम खतौनी से गायब कर दिए। जिनके थे नहीं उनका तो काम खत्म, जिनके थे उनके भी नाम जो है वो गायब करवा दिए। जमीन की कैटेगरी चेंज करवा दी, सिंचित जमीन को असिंचित में बदल दिया, जलमग्न में बदल दिया, ऊसर में बदल दिया, बंजर में बदल दिया। ठीक। रिकॉर्ड अब यहाँ पर खराब है, रिकॉर्ड है ही नहीं, जमीन की कैटेगरी बदल दी गई, काश्तकारों के नाम गायब कर दिए गए। तो अब यहाँ पर भी भाई कोर्ट जो है वो कोर्ट तो सबूत मांगेगा, कागजी सबूत मांगेगा, कागजी सबूत है नहीं। तो इन रिकॉर्डों के आधे अधूरे होने की वजह से, गलत होने की वजह से, भ्रष्टाचार करने की वजह से जो किसान था वो कभी कोर्ट में अपना हक साबित नहीं कर पाएगी, भैया इस जमीन के काश्तकार हम हैं, और आपकी सरकार ने जो नियम बनाए हैं लैंड टू द एक्चुअल टिलर का, उसके हिसाब से हमको इसमें मालिकाना हक दिया जाए, हमको आदिवासी बनाया जाए, हमको सीलदार बनाया जाए, या हमको भूमिधर बनाया जाए, नहीं कर पाए क्योंकि रिकॉर्ड नहीं था। ठीक। तो ये भी एक कमी थी। दूसरी, इसके बाद अगर हम लोग अगली कमी को देखें, चौथी जो यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये था कि गांवों में जमींदारी तो चली गई लेकिन जमींदारों वाली मानसिकता नहीं गई। जमींदारों वाला जो एक साइकोलॉजी थी वो खत्म नहीं हुई, जो इम्पैक्ट उसका था वो खत्म नहीं हुआ। और केवल जमींदार नहीं, जो जमींदारों के जो काश्तकार थे, जो गांव के गरीब थे, वो भी उस मानसिकता से नहीं निकल पाए कि ये तो हमारे वो हैं, माई बाप हैं, हम इनकी प्रजा हैं। इससे बाहर ही नहीं निकल पाए। और आज भी आप गांवों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही रहता है। लंबादार साहब निकलते हैं तो गरीब जो पिछड़ा आदमी है वो अपनी खाट से उठकर खड़ा हो जाता है। ठीक। वो जमीन पर बैठेगा, ये चेयर पर बैठेंगे या चारपाई पर बैठेंगे। अभी भी वो फ्यूडल जो मेंटेलिटी है वो वहां पर पाई जाती है। ये सामंती मानसिकता खत्म नहीं हो पाई, और इस सामंती मानसिकता के खत्म न हो जाने के कारण कई सारी जो चीजें हैं वो देखने को हमको मिली। ठीक। क्योंकि जमींदार साहब की जमींदारी छिन गई, क्योंकि लैंड साहब की जमीन पर लैंड सीलिंग लग गई, और लैंड सीलिंग में उनकी जमीन को छीन लिया गया। ठीक। तो अब वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से वो जमीन हमारे पास वापस आ जाए, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, उनके पास भाई जमीन चली गई लेकिन जो पैसा है वो तो पैसा बना हुआ है ना, उनकी वो जो रेपुटेशन है वो तो बनी हुई ना, उनके पास मसल पावर तो अभी भी है, पॉलिटिकली वो अभी भी स्ट्रांग है। तो उन्होंने अपने इस मसल पावर का इस्तेमाल करते हुए, बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए, अपने धन संपत्ति राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जो गरीब किसान है उसको डरा कर धमका कर, अगर वो कोर्ट जा रहा है तो उसको परेशान कर रहे हैं। ठीक। उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण अभी भी उसका कर रहे हैं। और कभी कभार क्या होता था कि
अच्छा, ये भी नियम था कि अगर वो व्यक्ति अपनी जमीन लिख कर दे दे कि हम सरेंडर कर दें, तो जमीन जो है वो सरेंडर हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, उससे जबरदस्ती अपने बाहुबल का इस्तेमाल कर कर उससे अंगूठा लगवा लेते थे, दस्तखत करवा लेते थे कि मैं अपनी मर्जी से ये जमीन जो है वो सरेंडर कर रहा हूँ। ये वॉलंटरी सरेंडर होता था। ठीक है, ये इस तरीके का काम उन्होंने शुरू किया। ठीक। और ये बेसिकली स्वैच्छिक समर्पण किसी तरीके से नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो तो डरा धमका कर मार पीट के ये जो है उसकी जमीन को सरेंडर करवा रहे हैं। ये जो चीजें हैं, ये इसके सामने चैलेंजेस थे, ये कमियां थी इसकी। और अगर हम लोग देखें तो क्या कानून में कोई कमी थी? नहीं, कानून में कोई कमी नहीं थी। हमने जितनी भी चीजें देखी, इन चीजों को दूर किया जा सकता था। खुद कास्ट की अस्पष्ट परिभाषा की वजह से जब यहाँ पर वो बड़ी बड़ी जमीनों को, जिन पर वो खुद खेती नहीं करते थे, उसको अपनी खुद कास्ट जमीन दिखा रहे हैं, काश्तकारों को बेदखल कर रहे हैं, तो वहां का जो अधिकारी था, अगर वो चाहता तो इसकी सच्चाई पता लगा सकता था। सच्चाई पता लगाकर इस चीज पर वो रोक लगा सकता था। ठीक। यहाँ पर जो बटाईदारों के साथ ये जो किया गया कि उनका ओरल एग्रीमेंट किया जाता था, इसको अगर सख्ती से लागू किया जाता कि नहीं, अब कोई भी काश्तकारों के साथ ओरल एग्रीमेंट नहीं करेगा, तो इस कमी को भी दूर किया जा सकता था। जो आधे अधूरे अभिलेख हैं, जो गलतियां करी गई, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार करके उनके साथ मिली भगत करके जो गड़बड़ियां करी गई, उनको भी रोका जा सकता था। सामंती मानसिकता को भी दूर किया जा सकता था, जागरूकता को बढ़ाकर। कैसे? अगर पॉलिटिकल विल पावर होती, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर होती। लेकिन ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर थी, ना ही पॉलिटिकल विल पावर थी। तो उसकी वजह से एक कानून जो समर्थ था, एक कानून जो इन सभी चीजों को दूर कर सकता था, समाजवाद ला सकता था, समानता ला सकता था, इस इनइक्वालिटी को दूर कर सकता था, वो ठीक से लागू हो ही नहीं पाया। तो अच्छे कानूनों को भी जब एग्जीक्यूटिव और उसको लागू करने वाले बेमन से लागू करते हैं, तो वो किस गति को प्राप्त होता है, उसका उदाहरण हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज के लिए हम लैंड रिफॉर्म की बात करें, तो लैंड रिफॉर्म के कंटेक्स में अगर देखें, तो किसी भी चीज के लिए, खासतौर से लैंड रिफॉर्म की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम अच्छे प्रोग्रेसिव कानून भले ही बना दें, ठीक, लेकिन अगर हम उस कानून को जमीन पर एक्टिव इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर ईमानदार एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को नहीं ला पाएंगे, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल को नहीं ला पाएंगे, तो ये कानून कभी भी अपने उद्देश्यों को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसके भी कई सारे कारण थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल विल पावर की कमी, एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की कमी, उसके पीछे भी एक लॉजिक ये है कि ये जमींदार जो थे पॉलिटिकली एक्टिव थे। और बहुत से जो नेता थे, कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो थे, उनका बैकग्राउंड जमींदारों वाला था। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में जो पावरफुल पदों पर बैठे हैं वो खुद जमींदार हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि इस तरीके का कानून जो है वो सफल हो। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो थे वो भी जमींदारी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका परिवार में भी जमींदार है, तो वो भी जो है इस तरीके से लापरवाही वहां पर बरत रहे थे, जिससे कि ये कानून वो प्रभाव नहीं दिखा पाया जो प्रभाव इससे दिखाने की उम्मीद थी। ठीक। तो ये जो थी, ये इसके सामने चैलेंजेस थे। अब यहां पर आगे अगर हम लोग चले, ठीक है, तो अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है लैंड सीलिंग। ठीक। जमींदारी हो गया, करेंसी रिफॉर्म हो गया। अब आते हैं तीसरी स्टेप पे, लैंड सीलिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि भूमि जोत सीमा और जमीन का पुनर्वितरण। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है, लैंड सीलिंग लगाना। ठीक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीज है, यही वो स्टेप जिससे इक्वालिटी आएगी। ठीक। यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो लैंड सीलिंग है, लैंड सीलिंग क्या है? बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं कि किसी के पास मान लीजिए कि 500 एकड़ जमीन है। ठीक। बाकी गांव के लोगों के पास कोई जमीन ही नहीं है, और इसके पास अकेले इतनी सारी जमीन है, तो ये डिसाइड कर लिया गया कि भाई एक आदमी के पास अधिकतम इतनी जमीन हो सकती है। तो मान लीजिए ये कहा गया कि 18 एकड़ जमीन हो सकती है। तो 18 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन क्या हो गई? बाकी जमीन हो गई
सरप्लस यानी कि अधिशेष जमीन हो गई। ये जमीन सरकार क्या ले लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी, और बाद में इस जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उन लोगों के बीच में जिनके पास जमीन है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, ये जो कंसेंट्रेटेड लैंड थी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में, ये अब जाके उनके पास निकल के चली गई जिनके पास कुछ नहीं था। तो ये इक्वालिटी समाज में आ रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जैसे हम लोगों ने भी बात करी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, बड़े लैंड ओनर्स, इनका मोनोपोली यानी कि इनका जो एकाधिकार है उसको खत्म करना, उस एकाधिकार को तोड़ना। और दूसरा क्या है कि एक समता मूलक एग्रेरियन स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ये हम इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। बड़े भूस्वामियों की मोनोपोली को, उनके एकाधिकार को तोड़ना और समता मूलक कृषि समझना को बढ़ावा देना, इगैलिटेरियन या इक्विटेबल एग्रेरियन स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझ लेते हैं एक बार। बड़े भूस्वामियों के एकाधिकार को तोड़ने की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग ये जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी, जमींदारी एबोलिशन के बाद भी और लैंड सीलिंग के पहले, ठीक, जो ग्रामीण क्षेत्र थे यूपी के और यूपी के बाहर देश में भी अलग अलग इलाकों में, वहां पर जो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल समान नहीं था, असमान था। ठीक, जिससे कुछ गिने चुने परिवार जो थे, जमींदार, जागीरदार और ऐसे जो परिवार थे, इन परिवारों के पास हजारों एकड़ की जमीन थी। ठीक, ये मुट्ठी भर लोग थे। और उसके अलावा जो मेजोरिटी थे, जो 90 to 95%, 98% जो बाकी पॉपुलेशन थी, उसके पास जमीन ही नहीं होती थी या ना के बराबर जमीन होती थी। ठीक, तो ये भूमिहीन मजदूर के रूप में काम करते थे। तो बड़ा एक इनइक्वालिटी वहां पर फैली हुई थी। इसके लिए, इसको दूर करने के लिए क्या लाए गए, सीलिंग लॉज ला गए, सीलिंग कानून लाए गए। 1960 में हमारे उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून आया था। इसमें फिर आगे चलकर 1973 में एक अमेंडमेंट किया गया। इस सीलिंग कानून ने ये जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है इसको, यानी कि जमीन पर जो एकाधिकार बना हुआ है, कुछ लोगों के पास ही जमीन है, एक ही परिवार के पास पूरे गांव की 99% जमीन है, इसको तोड़ा और एक सीमा लगाई कि भाई एक व्यक्ति या एक परिवार के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति या परिवार के पास इससे ज्यादा जमीन है तो उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और उस सरप्लस जमीन यानी कि अधिशेष जमीन को गरीबों के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक, दूसरा जो टर्म है हमारे पास, समता मूलक कृषि संरचना को बढ़ावा देना, इक्विटेबल एग्रेरियन स्ट्रक्चर को प्रमोट करना। ये क्या है, तो ये जो चीज है, अगर हम अपने डीपीएसपी को देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देखें, तो हमारे पास आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39C है। आर्टिकल 39B और 39C जो हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हैं, वो क्या कहते हैं। अगर उनका लब्बल हुआ हम लोग देखें तो वो ये कहते हैं कि जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेज है, उनका एक्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए, उनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, और उनका इस्तेमाल जो है वो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, किसी एक के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हम कहें अगर, तो ये जो लैंड सीलिंग है वो इसी को इम्प्लीमेंट करने का ही तो काम है। ठीक, क्योंकि अभी जो लैंड है, जो रिसोर्स है, जो वेल्थ है, वो कुछ लोगों के हाथ में है। ठीक, तो उसको निकाल कर अब क्या करें, इस कंसंट्रेशन को तोड़ा जा रहा है इससे, और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन में उनको दिया जा रहा है जिनके पास है ही नहीं। इक्वालिटी आएगी समाज में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे गांव में अब क्योंकि इक्वालिटी आ रही, तो इससे गांव में क्या हो रहा है, एक समता मूलक समाज की फाउंडेशन पड़ रही है, कि एक इक्विटेबल या इगेलिटेरियन समाज की स्थापना हो रही है। जमीन जब उनको मिलेगी जिनके पास है ही नहीं, जिनका लगातार शोषण होता चला आ रहा है, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के रूप में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के रूप में। ठीक, तो उनके पास जब ये जमीन आएगी तो ये जमीन उनके लिए केवल रोजगार और जीविका का साधन नहीं होगी, बल्कि ये जमीन बताएगी कि भाई तुम्हारी भी समाज में इज्जत है, तुम्हारी भी सोशल डिग्निटी है। तो इससे क्या होगा, उनको केवल एक जीविका और आजीविका का साधन ही नहीं मिल रहा है, बल्कि सोशल डिग्निटी, सामाजिक गरिमा भी उनको मिल रही है।
तो ये चीज यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है, इन्हीं की, अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में लेके हमको आगे बढ़ना है। अब क्योंकि ये लैंड सीलिंग लगानी थी और इसके लिए कानून लाना था, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कंटेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कानून लाया गया उसका नाम था उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960। हिंदी में देखें तो कानून का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960। अब ये जो अधिनियम आया इसको दो फेजेस में लागू किया गया। ठीक, दो फेजेस में लागू किया गया। जो पहली पहली फेज थी, वो पहली फेज हमारे पास चालू होती है, उसका जो पीरियड है वो है 1961 से 1973 तक, क्योंकि 1973 में अमेंडमेंट होगा तो वहां से दूसरी फेज शुरू हो जाएगी 1961 से 1973 तक ये रहेगा। ठीक। अब बेसिकली ये क्या किया, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव तरीके से लैंड सीलिंग लगाई जाए। ठीक। तो यहां पर क्या किया, शुरुआत में जो पहला फेज था इसमें जमीन रखने की जो अधिकतम सीमा थी वो काफी ज्यादा रखी गई। और ये जो अधिकतम सीमा डिसाइड करी गई थी, ये उस खेत की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, बंजर है, कैसी है, उसके आधार पर, खेत सिंचित है कि असिंचित है, इसके आधार पर डिसाइड करी गई। अगर खेत की मिट्टी अच्छी है और खेत सिंचित यानी कि वो अच्छी क्वालिटी का खेत है तो लिमिट थोड़ी कम रखी गई। और अगर खेत की क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर है, असिंचित है या उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो ऐसे लोगों पर थोड़ी ज्यादा जमीन रखने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर जो लैंड सीलिंग लगाई गई वो लगाई गई 16 से लेके 50 हेक्टेयर के बीच में। 16 से 50 हेक्टेयर के बीच की लैंड सीलिंग लगाई गई। और इस लैंड सीलिंग लगाने से जो सरप्लस जनरेट हुआ, यानी कि जो अधिशेष जमीन, इससे ऊपर की जमीन ले ली गई, तो कितनी जमीन सरकार के पास आई? 85,171, यानी कि 85,131 हेक्टेयर जमीन को सरप्लस डिक्लेयर किया गया पहले फेज में। ठीक। यहां पर क्योंकि सीमा ज्यादा थी तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं मिल पाई। तो अब सेकंड फेज आया, यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट करके यहाँ पर दो काम किया गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जब हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 5 ईयर प्लान में एक नेशनल गाइडलाइन जारी की गई थी लैंड सीलिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पर किया गया, तो रेडिकल अमेंडमेंट था। यहाँ पर सरकार ने जो संशोधन किया उसमें सीमाओं को कम कर दिया और एक परिवार का मानक तय किया गया कि भाई इस एक्ट के लिए परिवार में केवल 5 लोगों का परिवार ही माना जाएगा। तो परिवार जो बनाया गया वो कितना? 5 सदस्यों का परिवार, मानक परिवार। और उसके आधार पर जो लिमिट है वो तय की गई। और ये कहा गया कि जो मैक्सिमम लैंड रखी जा सकती है वो होगी 7.3 हेक्टेयर या 18 एकड़ जमीन वो अपने पास रख सकते हैं। कौन सी वाली? सिंचित वाली। बस इतना अभी यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक। अब यहाँ पर अब तो लिमिट बहुत ज्यादा कम कर दी, कहाँ 16 से लेके 50 तक थी, कहाँ केवल 18 हेक्टेयर, सॉरी 7.3 हेक्टेयर, 18 एकड़ जमीन। ठीक। अब यहाँ पर फिर से सरप्लस लैंड आएगी। तो अब इसके बाद जो सरप्लस डिक्लेयर किया गया लैंड को, वो 87,798 हेक्टेयर जो जमीन है उसको सरप्लस लैंड डिक्लेयर करके सरकार ने क्या कर लिया? अक्वायर कर लिया। ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के दिशा में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
ठीक, परिवार को जब एक इकाई मान लिया गया, तो जमींदार जो बेनामी ट्रांसफर किया करते थे, एक ही परिवार में अलग अलग लोगों को जमीनें जो है वो बांट दी, बेटे के नाम को जमीन कर दी, कुछ जमीन पत्नी के नाम कर दी, कुछ जमीन बहू के नाम कर दी, कुछ जमीन अभी अभी पैदा हुए पोते के नाम कर दी, तो जमीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पर पर्सन पर हेड जो लैंड की वो होगी, वो अब एडजस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये अब एक बड़ी चोट जमींदारों के ऊपर की गई। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, दो चरण थे हमारे पास उस लॉ के एप्लीके अब इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम लोगों ने अभी ये मेन ऑब्जेक्टिव्स तो ये देखे थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। लेकिन इनको करा कैसे जाएगा? तो अगर हम लोग देखें तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगी, सरप्लस लैंड को आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस किस के पास सरप्लस लैंड है, कितनी कितनी है। फिर इस सरप्लस लैंड को सरकार क्या कर लेगी, अक्वायर कर लेगी। अक्वायर करके एक भूमि बैंक बनाएगी, भूमि कोष बनाएगी, लैंड बैंक बनाएगी, और फिर इसको क्या कर लेगी, रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी? भूमिहीनों को, एससीज को, और एसटीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये पूरा सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव है इस लैंड सीलिंग का। अब हुआ क्या, इनको समझ लेते हैं ठीक से। ठीक, तो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ठीक है, सबसे पहला था, इसी को हमको समझना है। समझ तो आ ही गया है, लिखते हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि सरप्लस लैंड बेसिकली अगर देखा जाए तो। अधिशेष भूमि का अधिग्रहण, ठीक, कैसे किया जाए? जो लीगल लिमिट डिसाइड करी गई है, इससे ऊपर की भूमि क्या हो गई, सरप्लस या अधिशेष भूमि हो गई। इसको आइडेंटिफाई किया गया और सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया, या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना। ठीक, ठीक। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ लैंडलेस, यानी कि भूमिहीनों का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कैसे होगा, जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि दे दी जाए। तो ये क्या किया गया है, ये जो अक्वायर्ड यानी कि अधिग्रहित जो अधिशेष भूमि है, अक्वायर्ड सरप्लस लैंड यानी कि अधिग्रहित जो अधिशेष भूमि है, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसका पुनर्वितरण करना, किसके बीच में पुनर्वितरण करना, भूमिहीनों यानी कि लैंडलेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के बीच में खास तौर से, और सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है, यानी कि मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, उनके बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। इससे क्या होगा, उनका सशक्तिकरण होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के कंटेक्ट में पूरे देश में भी यही चीज आप लागू लिख सकते हैं। जीएस 3 में भी यही लिख सकते हैं कि जो गांव का समाज है, उसमें जमीन केवल जो वो उत्पादन का साधन नहीं होता, प्रोडक्शन का मीन नहीं होता केवल, बल्कि ये जीवन यापन का आधार होता है। ठीक है, जब किसी भूमिहीन व्यक्ति को या भूमिहीन दलित को जब जमीन का पट्टा दिया जाता है, जमीन उसको अलॉट करी जाती है, तो ये बेसिकली उनको, जो उन्होंने पीढ़ियों से जजमानी प्रथा को फॉलो किया है कि ये हमारी प्रजा है, ये हमारे मालिक हैं। ठीक है, और जो जमींदार थे, खास तौर से सवर्ण जमींदार थे, उनके ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने का
काम ये करेगा, ये उसका हथियार था इनको। और उनको एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई अब तो तुम्हारे पास जमीन है, तो अपना मेहनत करो, कमाओ और खाओ। ठीक। इसके साथ अब इससे क्या आएगा, इससे आएगी सोशल इक्विटी। सामाजिक समता और बैलेंस ऑफ पावर। ठीक। अभी बैलेंस ऑफ पावर कैसा है, स्क्यूड है। अभी बैलेंस ऑफ पावर कैसा है, असंतुलित है। क्या, क्यों असंतुलित है? असंतुलित है क्योंकि गांव में या जो भी इलाका है वहां पर केवल दो या चार परिवार, या कहेंगे तो केवल एक ही परिवार ऐसा है जिसके पास सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन है, और बाकी पूरा गांव जो है वो बिल्कुल भूमिहीन है, या ना के बराबर उसके पास जमीन है, जो पाई पाई को मोहताज है, जो उस जमींदार की जमीन पर काश्तकारी करके अपना जीवन यापन करता है, उसका अत्याचार सहता है, उसका शोषण सहता है और काम करता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है। ठीक। तो अगर इनको लैंड दे दी जाए और उनसे लैंड छीन ली जाए तो सरकार रॉबिनहुड का काम करेगी। जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लेगी, और जिसके पास नहीं है उसको क्या कर देगी, दे देगी। ठीक। तो अब जिनके पास ज्यादा है, जिनके पास कंसंट्रेशन है वेल्थ का, जिनके पास कंसंट्रेशन है लैंड का, उनके पास इस वजह से इकोनॉमिक पावर भी है, उनके पास पैसा है। और इकोनॉमिक पावर है तो इकोनॉमिक पावर से उन्होंने पॉलिटिकल पावर भी क्या कर ली है, अटेन कर ली है। तो उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, उनकी राजनीति में पहुंच भी है, उनके पास बाहुबल भी है, जिसकी वजह से जो शक्ति का संतुलन है वो असंतुलित है। एग्रेरियन हायरार्की को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था, ठीक है, बैलेंसिंग स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी था, सामाजिक समता को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी था कि जिसके पास ज्यादा है उससे जितनी ज्यादा है वो ले लीजिए, और जिसके पास नहीं है उसको बांट दीजिए, जिससे कि सभी लगभग बराबर फुटिंग पर आ जाएं। जब 5 लोगों के परिवार पर 18 एकड़ की जमीन की सीमा निर्धारित करी गई तो जाहिर सी बात, उसके पास ज्यादा, उसके पास भी 18 एकड़ बचेगी, और जिसके पास नहीं उसके पास भी कुछ ना कुछ जमीन तो आ ही जाएगी, जिससे कि लगभग बराबर की फुटिंग में गाँव में सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है। गांव में ये होता ही है, किसके पास कितनी जमीन है उसकी उतनी ही ज्यादा पूंछ है। ठीक। और जब यहाँ पर जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये पुराने लंबे समय से चली आ रही जो फ्यूडल डोमिनेंस है, जो सामंती वर्चस्व था इन लोगों का, उसकी कमर टूट गई। ठीक। जो रूरल पावर स्ट्रक्चर है उसमें डेमोक्रेटाइजेशन उसका हो गया, उसका लोकतंत्रीकरण हुआ। और पंच जो कमजोर वर्ग हैं उनके पास भी राजनीति में अपनी आवाज उठाने का बल आया, क्योंकि अब उनके पास भी जमीन आ गई, उनके पास भी लाइवलीहुड का साधन आ गया, उनको भी अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहना पड़ेगा, उनके पास भी सरप्लस प्रोडक्शन आएगा, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, और आर्थिक स्थिति सुधारेंगे तब उनके पास अपनी बात को कहने की शक्ति आएगी, ताकत आएगी। ठीक। तो ये जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इन सभी चीजों का लबुलवाब यहाँ पर आकर निकलता है कि सामाजिक समता और जो है शक्ति का संतुलन स्थापित करना, मेन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर था। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या है। अच्छा, जो जमींदार थे उन्होंने बसने की भी बहुत कोशिश करी, बेनामी ट्रांसफर करने शुरू कर दिए, काल्पनिक नामों से, नौकरों के नामों पे, घर के छोटे छोटे बच्चों के नामों से, फिक्टिशियस लोगों के नामों जो है ही नहीं उनके नामों में जमीन का ट्रांसफर कर दिया केवल कागजों पर। ठीक। ये क्या है, ये बचने का उन्होंने तरीका अपनाया, इसको इवेड करने का तरीका अपनाया। लेकिन जब 5 परिवार वाली वो आ गई तो काम खत्म हो गया। ठीक। उन्होंने भू अभिलेखों में हेर फेर कराया बचने के लिए, इवेड करने के लिए, जमीन की कैटेगरी चेंज करवा दी, सिंचित को असिंचित बनवाने का काम किया, ऊसर और बंजर में कन्वर्ट करने का काम किया, जलमग्न जमीन दिखाने का काम किया, पथरीली जमीन दिखाने का काम किया, जिससे कि ये जमीन सरकार वो ना करे, बाग के रूप में उस जमीन को दिखा दे कि ये जो है बाग है। ठीक। जिससे कि सीलिंग में जो छूट देकर रखी गई थी कि भाई इन जमीनों को नहीं छुआ जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाए, जमीन उनकी बच जाए।
ठीक। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो जो बॉटलनेक्स है, हर्डल्स है, वो भी हम लोगों ने देखा कि ये जो अधिकारी होते थे, ये जो नेता होते थे, ये भी बेसिकली कहाँ जमींदारी के बैकग्राउंड से आए हैं। और जमींदारी के बैकग्राउंड के आने की वजह से ये खुद नहीं चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मतलब इतनी बेहतर मतलब अच्छी तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक। अगली चीज ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एग्जाम में आए तो इसको जरूर लिखिए। ठीक। कि जो इन सब चीजों की वजह से प्रदर्शन जो है, जो इसका परफॉर्मेंस रहा, वो उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक। 2007 का डेटा है कि तब से लेके 2007 तक अगर देखा जाए तो देश का जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया कुल बोया गया क्षेत्र है, उसका केवल 0.7% लैंड ही रिडिस्ट्रीब्यूट हुई है। यानी कि आपने सरप्लस तो ले लिया अधिकतर लोगों का, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप नहीं कर पाए। नेट सोन एरिया का देश की कुल बोई गई भूमि जितनी भी है उसका केवल 0.7% ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आधा अधूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आधा अधूरा क्यों, लगभग ना के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। केवल 2,63,225 यानी कि 2,63,225 एकड़ जमीन ही डिस्ट्रीब्यूट करी जा सकी है अभी तक। ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये सारी बाधाएं थी जिनको हम लोगों ने समझा, पढ़ा, अभी इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर बाधाओं में है कि जब सीलिंग हो रही थी और सरप्लस लैंड जो है वो दी जा रही थी, तो इन जमींदारों ने मिली भगत करके क्या किया कि जो खराब जमीन है वो सरकार को दे दी सरप्लस के रूप में, और अच्छी जमीन अपने पास रख ली। तो सरकार के पास जो जमीन गई वो कैसी है, वो बंजर है, वो जमीन पानी में डूबी हुई जमीन है, वो ऊसर जमीन है, वो क्षारीय जमीन है। और फिर यही जमीन सरकार क्या कर रही है, जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करे वो यही जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जिन लोगों के पास ये जमीन की उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जमीन तो उपजाऊ है ही नहीं। ये भी एक बड़ी हर्डल यहाँ पर निकल के आया कि घटिया क्वालिटी की जो जमीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। साथ ही साथ एक चीज और है, जो आम जनता थी, जो गरीब किसान थे, जो रूरल एरिया में रहने वाले थे, जो कि पढ़े लिखे हुए भी नहीं थे उस समय, निरक्षर थे, और क्योंकि निरक्षर थे तो उनके पास जागरूकता भी नहीं थी, तो ऐसे लोग जो इसके बेनिफिशियरी हो सकते थे, एलिजिबल बेनिफिशियरी हो सकते थे, वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक ही नहीं थे, उनसे अनभिज्ञ रहे। वहीं जो संपन्न जमींदार थे उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करके ये जो भी केस होते थे उनको कोर्ट ले जाते थे, और कोर्ट में उस मामले को लंबे समय तक क्या कर देते थे, उलझा देते थे। ठीक है। कितने सारे एग्जाम्पल्स पॉलिटी में हम लोगों ने देखे। ठीक। वो चाहे गोलकनाथ केस हो, वो चाहे केशवानंद भारती केस हो, सब इसी से रिलेटेड ही तो थोड़े बहुत हमारे देखे हैं हम लोगों ने। अगला हमारे पास जो है वो है स्टेज चौथा, चकबंदी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पहले दिन की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। एक जगह पर जमीन दे देना, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, या मान लेते हैं रामू नाम का कोई किसान है। ठीक है। इसके पास थोड़ी जमीन यहाँ है, मान लीजिए 1 बीघा जमीन जो इसके पास है वो यहाँ पर है। 1 बीघा जमीन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर 1 बीघा जमीन का हिस्सा इसके पास यहाँ पर है। 1 बीघा जमीन इसके पास यहाँ पर है। ठीक। अब अगर अब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर जो रामू है उसको पूरा दिन एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत, तीसरे खेत से पहले खेत आने में ही चला जा रहा है। और इतने छोटे छोटे खेत है कि इनका मैकेनाइजेशन नहीं किया जा सकता है। इतने छोटे छोटे खेत है कि भाई यहाँ पर अगर नलकूप लगा देगा तो फायदा क्या होगा कि 2 खेत में तो उसका बेनिफिट ही नहीं होगा। ठीक। तो ये जो है, ये समस्या रामू के सामने है। पड़ोसियों से रोज उसका झगड़ा हो रहा है, मेड़ को लेकर पड़ोसी मेड़ जो है वो काटे डाल रहा है। तो इन चीजों को, ये एक बड़ी समस्या थी रामू के सामने, और रामू जैसे हजारों लाखों किसानों के सामने बड़ी समस्या थी कि उनकी जो होल्डिंग है वो बिखरी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों में फैली हुई है, थोड़ी यहाँ है थोड़ी वहां है। ठीक है। तो अब इस चीज को दूर करने के लिए क्या लाया गया, कंसोलिडेशन लाया गया, चकबंदी लाई गई।
इस चकबंदी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि अलग अलग जगहों पर जो ये बिखरे हुए छोटे छोटे खेत हैं, जो स्कैटर्ड लैंड है, इनको आपस में बदल दिया जाए और किसान को एक ही जगह पर बड़ा खेत या बड़ा चक जो है वो दे दिया जाए। तो इसके पास, रामू के पास 3 बीघा जमीन ये है। रामू को अब इस 3 बीघा की जगह एक ही जगह पर 3 बीघे का क्या दे दिया गया, एक चक जो है वो दे दिया गया, जिससे कि अब रामू को दिन भर यहाँ वहां नहीं भागना पड़ेगा। और क्योंकि उसके पास एक कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग हो जाएगी, तो जहां पहले वो जो ट्यूबवेल वगैरह लगाने में हिचकिचा रहा था कि भाई अगर यहाँ पर लगा ले तो इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा, लेकिन एक ही बीघा जमीन है, ये तो बेकार ही रहेंगी। तो वो आराम से अपना ट्यूबवेल में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मैकेनाइजेशन में भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसको दिन भर दौड़ना भागना भी नहीं पड़ेगा। ठीक। ये जो चकबंदी की जाती है, इसमें बेसिकली क्या है, जमीन की वैल्यूएशन के आधार पर। क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो जमीन है रामू की बहुत उपजाऊ है, ये भी बहुत उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर जो उसको चक में दिया गया ये कम उपजाऊ है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो जमीन दी जा रही है वो लगभग उसी गुणवत्ता की हो जिस गुणवत्ता की ये उसकी पुरानी चकें थी। ठीक। ये ध्यान रखना जरूरी है जब चकबंदी करी जा रही हो। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो देश के उन राज्यों में शामिल है जिन राज्यों में चकबंदी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो रही है। ठीक। चकबंदी लागू करने वाले सबसे सफल राज्यों में उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून लाया गया था, जिस कानून का नाम है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। ठीक। अब बेसिकली कई सारी चीजें यहाँ पर जो है वो अफेक्ट करती हैं। अब उत्तर भारत में बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, क्यों भारत में क्या है, उत्तराधिकार कानून है। पिता की जो संपत्ति है वो बेटों के पास जाएगी। एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं। पिता के पास मान लीजिए कि 50 बीघा जमीन है, तो अब 4 बेटों के बीच में कितनी जमीन आ गई, एक को 12.5 12.5 बीघा सबको मिलनी शुरू हो गया। मान लीजिए इसके भी 3 बेटे हो गए, तो इनको भी और छोटी जमीन, इसके भी 2 बेटे हो गए तो इनको भी और छोटी जमीन। तो चक जो है लगातार क्या होता चला जाता है, छोटा छोटा होता चला जाता है, और अनुत्पादकता जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट आया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, इसने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। ठीक। लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। अब इस लीगल मैकेनिज्म में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आती हैं इस एक्ट में। पहली जो चीज है वो है नोटिफाइड कंसोलिडेशन कमेटीज, यानी कि अधिसूचित चकबंदी समितियां। अब बेसिकली क्या है, चकबंदी की शुरुआत कैसे होती है, जो राज्य सरकार है वो चकबंदी करने से पहले एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि भाई इस पर्टिकुलर गांव को चकबंदी क्षेत्र के रूप में नोटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, गांव को चकबंदी क्षेत्र के रूप में क्या कर दिया जाएगा, अधिसूचित कर दिया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, भाई यहाँ पर चकबंदी की जानी है। अब जो कानून है, उस कानून के तहत इस गांव में एक स्थानीय चकबंदी समिति जो है वो गठित की जाएगी। अब स्थानीय चकबंदी समिति में क्या होगा, राजस्व विभाग के अधिकारी होंगे, जिनमें बेसिकली लेखपाल होगा, कानूनगो वगैरह होंगे, प्लस गांव के कुछ प्रतिनिधि होंगे। क्योंकि भाई जमीन को कंसोलिडेट किया जा रहा है, किसी और जगह की जमीन को हटाकर यहाँ पर जमीन दी जा रही है, तो गांव के लोगों की रायशुमारी, गांव के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जमीन की जब अदला बदली होती है कि रामू के पास यहाँ पर जमीन है, तो रामू को यहाँ से जमीन हटा के गांव में ही ये जमीन दे देगी, तो ये जमीन पहले से किसी की रही होगी ना, उससे कहा कि ये जमीन तुम्हारी है, ये जमीन
रामू को दे देते हैं और ये रामू की जमीन तुम लो, तो यहाँ पर झगड़ा हो सकता है कि वो कहेगा भैया हमारी जमीन जो है वो ज्यादा उपजाऊ है और जो रामू की जमीन हमको दे रहे हो ये रामू की जमीन जो है वो कम उपजाऊ है, तो एक झगड़ा यहाँ पर हो सकता है। तो ये झगड़ा ना होने पाए, ये समस्या यहाँ पर ना होने पाए, इसको दूर करने के लिए जो गांवों के प्रतिनिधि है, ठीक है, जो गांवों के प्रतिनिधि हैं, इन गांवों के प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जरूरी है। ठीक, तो यही काम जो है ये समिति करती है। ये जो है ये जमीन का फेयर इवैल्यूएशन तय करती है और किसानों के बीच में जो विवाद है उनको कोर्ट जाने के पहले गांव के लेवल पर ही सुलझाने का काम करती है, इससे कि जो चकबंदी है वो स्मूथली हो सके, साथ ही साथ जब जो चकबंदी है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ सके। तो पहली चीज तो हमारे पास ये है। दूसरा है इकोनॉमिक होल्डिंग स्टैंडर्ड, यानी कि आर्थिक जोत का मानक। आर्थिक जोत का मानक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कानून का जो ऑब्जेक्टिव था वो केवल जमीन को एक जगह इकट्ठा करके देना नहीं था, बल्कि ये इंश्योर करना था कि नया खेत जो उस व्यक्ति को मिले, जो नई जगह उसको मिल रही है, उसके पुराने खेतों के बदले में जो बिखरे हुए थे जो एक जगह पर दिया जा रहा है, अब उस पर खेती करना जो है उसके लिए इकोनॉमिकली कैसा हो, वायबल हो, आर्थिक रूप से लाभकारी हो सके। तो इसके लिए कहा गया, इस अधिनियम में एक एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, वो स्टैंडर्ड था 6.25 स्टैंडर्ड का, एक एकड़ का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। अगर हम लोग देखें तो ये 6.25 एकड़ लगभग 10 बीघा होता है, 10 बीघा होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया खेती को बेनिफिशियल बनाने के लिए कि जिसको मिले, तो ये कहा गया कि मिनिमम जो जोत होगी, मिनिमम जो होल्डिंग होगी वो इतनी होनी चाहिए। तो इतनी मिनिमम होल्डिंग को डिसाइड करने का काम किया गया, यानी कि इतनी जो होनी चाहिए इतना चक दिया जाएगा आपको। ठीक, तो अब अलग अलग जगहों पर जमीन फैली हुई है, तो जिनकी अलग अलग जगहों पर फैली हुई जमीन मिला के इतनी हो रही है, उनका चकबंदी करने जब एक साथ इतनी जमीन उनको मिल गई एक ही जगह पर, तो अब उनका फायदा हुआ। पहले वो छोटे छोटे खेत होते थे, कहीं पर 1 बीघा है, कहीं पर आधा बीघा है, कहीं पर 1.5 बीघा है, कहीं पर 2 बीघा है, तो पहले वो छोटी छोटी जमीनों पर कुदाल फावड़े से खेती करते थे, क्योंकि मैकेनाइजेशन जो था वो उतना उनके लिए फायदेमंद नहीं था। लेकिन जब एक ही जगह पर बड़ा चक जब उनको मिल गया, तो अब वो जो बड़े और मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, कृषि उपकरण हैं, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। ठीक, इससे जो छोटे छोटे खेत होने की वजह से जो घाटा उनका हो रहा था, जो इनएफिशिएंसीज आ रही थी, वो सारी इनएफिशिएंसीज पे क्या हो जाएगी, रोक लग जाएगी और बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये दो मेन चीजें यहाँ पर इस अधिनियम में हमको ध्यान रखनी है कि ये इनका मेन चीज थी। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात और है जिसको आपको ध्यान रखना है कि चकबंदी अधिनियम में एक बात ये कही गई थी कि खेतों को जब मिलाया जाएगा, जब चकबंदी करी जाएगी, तो गांव के डेवलपमेंट के लिए कुछ जमीन जो है वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए काट ली जाएगी, सार्वजनिक उपयोग के लिए उसमें से कुछ जमीन अलग कर ली जाएगी। ठीक, ये जो जमीन वहां पर अलग कर ली गई पब्लिक यूटिलिटी के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए, इन्हीं जमीनों पर बनाए गए बाद में पंचायत भवन, इन्हीं जमीनों पर बनाए गए स्कूल, खेल के मैदान, शमशान या कब्रिस्तान वगैरह, और जो चक रोड है वो इन्हीं में पर जो है वो बना दिए गए। ठीक, तो ये भी जो था प्रोविजन उसमें था। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली चकबंदी है। अभी थोड़ा सा इसमें हमारे पास बाकी है और अगली क्लास में हम इसको खत्म करने की वो ट्राई करेंगे कि पूरा जो चकबंदी वाला पोर्शन, जो लैंड रिफॉर्म वाला पोर्शन है, वो हम लोग बाकी चीजों को भी कवर करके फिनिश कर दें। उसके बाद इसके क्वेश्चंस कैसे आए उन पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और फिर अगली यूनिट हम लोग शुरू करेंगे। तो इसको इतना रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।